कमजोरी के साथ बाजार में दिन भर कारोबार और किसी भी लेवल से कोई साइजेबल ढंग की रिकवरी आने के अब तक आसार नहीं। बचा हुआ आखिरी 1.5 घंटा रिकवरी होगी या फिर दिन के निचले स्तरों के पास होंगे बंद और क्या करें कल की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। हफ्ते की शुरुआत सुस्त हुई है, रिकवरी नहीं आई बट ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं आई, तो आने वाले 1.5 घंटे में क्या करना है? दीप देखिए, संकेत एक बार पहले जल्दी से देख लें और अब तक की बड़ी बातें और उसके बाद विश्लेषण करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है बचे हुए समय में। लगातार तीसरे दिन बाजार कमजोर होता हुआ दिख रहा है। जिनके निचले स्तरों के आसपास निफ्टी 150 अंक घटकर 18,150 के करीब है। सेंसेक्स में भी नुकसान आपको लगभग 500 अंकों का दिखेगा, 61,200 के आसपास। और बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली कम कमजोर 125 अंक गिरकर 42,300 के आसपास है। आईटी, एनर्जी, रियल एस्टेट, मेटल, एनबीएफसी, ऑटो, इंफ्रा और एफएमसीजी, ये सारे के सारे वो इंडेक्स है जो 1/4% से लेकर 1.25% तक घटे हैं। इंडिया विक्स उछलकर आया है 4% और जो गिरावट की वजह है वो है डाउ फ्यूचर्स, जहां पर 100 अंकों का नुकसान है। यूरोप के बाजार 1/4% कमजोर है। सिर्फ एक ही सेक्टर है जो हरे निशान में आपको दिखेगा, वो है सरकारी बैंकों का और थोड़ा बहुत टेलीकॉम शेयरों में हल्की फुल्की खरीदारी। तो ये दो सेक्टर हैं जो थोड़े ठीक है, बाकी सब जगह आपको दिखेगा नुकसान ही नुकसान। जी तो नुकसान ही नुकसान है। थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स की सुस्ती भी है। हमारा भी एक्सपायरी वीक है। मतलब कैसे समझे सर, जो सुबह हमारी बात भी हो रही थी, कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, तो वहीं अटकना है बाजार को। आज देखिए पूरा दिन कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है। बिल्कुल दीप, और एक ही लेवल पर लगातार बिकवाली होती दिख रही है और वो लेवल है ऊपर में 18,200 और नीचे में 18,150 के आसपास का, जिस बीच में 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी लगातार दिन भर रहा है। गैप से खुलने के बाद शुरुआत में थोड़ा सा ऊपर था 18,200 के ऊपर, वहां से नीचे आने के बाद मुश्किल से 50 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन भर वक्त बिताया है। बिल्कुल दो चीजें हैं। अगर आप पॉजिटिव साइड देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी का 18,150, 18,220, 225, उस रेंज को होल्ड करता हुआ दिख रहा है। और खराब बात देखें तो ये कि दिन भर में किसी भी लेवल से कोई भी ढंग ढंग की रिकवरी अब तक आई नहीं है और हर एक लेवल पर लगातार आपका सेलिंग प्रेशर है। सो बचे हुए 1.5 घंटे में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो अब नीचे की तरफ सपोर्ट है 18,000, 18,125 का। ऊपर में 18,200 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। 18,200 के पार निकल कर टिके तो थोड़ा सा संकेत पहला हल्की सी कमजोरी कम होने का या खत्म होने का आएगा, मजबूती का नहीं आएगा। अच्छा, हाँ। कमजोरी कम होने में और मजबूत होने में बहुत फर्क है। आप अच्छे हैं और आप बुरे नहीं हैं, इसमें जो फर्क है है ना, वही है। हाँ वही है। कमजोरी कम होने में और मजबूत होने में जो है, आप अच्छे मतलब मजबूत हैं। हाँ। आप बुरे नहीं है मतलब आप कम कमजोर है। अभी ये बाजार क्या है? ये अब कम, अभी तक तो कुछ नहीं है। 18,200 के ऊपर कमजोर होगा। कमजोर तो तब भी रहेंगे, हाँ। लेकिन 18,200 के ऊपर अभी तो बुरे हैं। अच्छा अभी तो बुरे हैं। 18,200 के ऊपर हम कमजोर होंगे। समझ गया। और मजबूती का संकेत तो तब आएगा जब आप 18,300 को पार करके टिके, तो क्योंकि लगातार 6 दिन आपने 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग, तो आखिरी 1.5 घंटे में और कुछ नहीं करना है। हाँ। एक ही चीज करनी है, 3:30 का इंतजार। क्या आज हम 18,300 को होल्ड कर पाते हैं या नहीं? अगर आज हम 18,300 के नीचे बंद होते हैं, तो फिर 6 दिनों की जो तेजी का जो पहला स्टॉप लॉस है वो 18,300 के नीचे की क्लोजिंग का आज ट्रिगर होता है। तो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जो सिर्फ आजकल की पोजीशन रखते हैं, इंट्राडे की पोजीशन रखते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर माना जाएगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। सो आज की क्लोजिंग 18,300 के नीचे की। दूसरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, जो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए पोजीशन बनाते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तब जब आप 18,000 के नीचे बंद हो, क्योंकि 14 दिनों से आप 18,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। सो अगला स्टॉप लॉस 18,000 के नीचे बंद होने का होगा। और सबसे बड़ा स्टॉप लॉस होगा तब जब 17,800 के नीचे आप बंद हो, क्योंकि आपको हमें सबको याद है, नहीं है तो मैं एक बार फिर से दिला दूँ याद। 17,835 से 17,800 की रेंज में एक गैप जो छोड़ा हुआ है वो कब भरेगा पता नहीं, लेकिन वो भरना बाकी है। तो वो अगर उसके नीचे गए हम तो फिर तीसरा स्टॉप लॉस आपका बनता है। तो आज पहला स्टॉप लॉस 18,300 की क्लोजिंग का ध्यान में रखना है। अब तक तो 6 दिनों से हम बचे। शुक्रवार को भी ऐसा हो सकता था कि हम 18,300 के नीचे बंद हो, लेकिन ऐसा हो न सका, फिर से रिकवरी आई। क्या इतने ही सौभाग्यशाली हम आज भी दिखते हैं कि रिकवरी दिखा पाएंगे? डाउ फ्यूचर पर डिपेंड करेगा। अभी तक संकेत 100 पॉइंट नीचे के कमजोरी के हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। फॉर ए चेंज डीप, बैंक निफ्टी आज फिर से बेहतर है, कमजोर है, गिरने का नाम नहीं ले रहा। बैंक निफ्टी के लिए जो मजबूत सपोर्ट जोन है 42,075 से 42,225, उस सपोर्ट जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी अब भी, और मुश्किल से 1/3% ही मजबूत कमज़ोर है। ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए दो चीज़ें चाहिए। अगर 42,500 के ऊपर बंद होता है तब तो कहने ही क्या, बहुत ही बढ़िया।
और 42,625 का हाई बनाकर निकले तो और बढ़िया। लेकिन जब तक आप 42,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक बैंक निफ्टी में समस्या नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। और 42,300 भी अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर पाते हैं तब भी आप अच्छे ही माने जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में उतनी समस्या नहीं है। अब डिसाइड ये करना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे खींच कर इसे भी खराब कर देता है, या बैंक निफ्टी कहता है कि देखो भाइयों, मुझसे डायरेक्शन आप लेते हैं, मैं अभी तक कमज़ोर नहीं हो रहा, आपको ज़बरदस्ती इतना कमज़ोर होने की ज़रूरत क्या है। 100 पॉइंट ही तो गिरे हैं डाउ फ्यूचर्स, कौन से 500 गिर गए। Correct. इतना मूड क्यों बिगाड़ कर बैठे हो, मुंह क्यों फुला कर बैठे हो। हल्के बाजार हैं, पुट कॉल रेशियो नीचे है, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, कभी भी कुछ उल्टा हो गया तो शॉर्ट काट लो अच्छी जगह। ये डाउ फ्यूचर कह सकता है, उसका इंतजार तो आखिरी 1.5 घंटा बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं रेंज के बाहर निकलेगा नहीं बाजार, बट लेवल्स आपके सामने हैं। आइए, हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं और हमारी टीम भी हमारे साथ है, कुशल और अरमान, बताने के लिए आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से आज 2:30 बजे महंगाई और ग्लोबल परिस्थितियों में जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है और $5 ट्रिलियन के रोड मैप जानने के लिए संसदीय समिति यहां पर बैठक करने वाली है। साथ ही वोडाफोन आइडिया, इसकी ईजीएम होने वाली है आज शाम 5 बजे, जिसमें 1600 करोड़ रुपए तक के ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लेकर चर्चा होती हुई दिखेगी। कल के दिन में नंबर्स के लिहाज से एफएनओ स्पेस से सीमेंस ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी, साथ ही निटको कैश सेगमेंट से भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी और Q1 FY23 के नंबर्स पीटीसी इंडिया के अब फाइनली आते हुए दिखेंगे। अदानी यहाँ पर लॉन्च करेंगे ओपन ऑफर एनडीटीवी के लिए, तो यहाँ पर इस वजह से फोकस में रहेगा। साथ ही वेदांता यहाँ पर तीसरे अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी कल बोर्ड बैठक करेगी। माइंड ट्री यहाँ पर इसके सारे जो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक्सपायर होते हुए दिखेंगे। साथ ही शीतल कूल प्रोडक्ट्स ये ट्रांसफर होगा बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म से एनएससी बीएससी मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर, और आईएफएल एंटरप्राइजेस भी यहाँ पर बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म से पीएससी मेन बोर्ड पर आता हुआ दिखेगा। रोजगार मेला के तहत प्रधानमंत्री मोदी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स नए रिक्रूट्स को लेकर, और साथ ही आईपीओ के लिहाज से केन्स टेक्नोलॉजीज इसकी लिस्टिंग होने वाली है। एक्स डेट ट्रेड होंगे कॉनकॉर, मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर, साथ ही एनएक्सटी डिजिटल के जो मर्जर की डेट है वो भी कल के दिन में एक्स डेट होती हुई दिखेगी हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के साथ। 23 नवंबर अंत में यहाँ पर टार्सन्स प्रोडक्ट्स इसका एंकर लॉक इन पीरियड ये खत्म होता हुआ दिखेगा। साथ ही एसएनपी बीएससी इंडाइसेस में काफ़ी सारे बदलाव हैं, जिसमें एसएनपी बीएससी 100 सेंसेक्स नेक्स्ट 50 से माइंड ट्री हटेगा, टाटा एलेक्साई जुड़ता हुआ नजर आएगा। ये एक सैंपल मैंने आपको बताया। आईपीओ के लिहाज से आइनॉक्स ग्रीन आईपीओ अलॉटमेंट इसकी होने वाली है। एक्स डेट में हिंदुस्तान जिंक शामिल है। साथ ही बोनस शेयर जो महाराष्ट्र सीमलेस ने जारी किए थे, और माइंड ट्री एलएनटी इन्फोटेक के मर्जर की भी एक्स डेट 23 तारीख होने वाली है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान के बाजारों में छुट्टी रहेगी। साथ ही सिंगापुर Q3 जीडीपी और सीपीआई आंकड़े अक्टूबर महीने के आएंगे, और यूएस में एफओएमसी मिनट्स ऑफ द मीटिंग ये जारी होती हुई दिखेंगी 23 तारीख को। ओके, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं और अमेरिका और हमारे बाजार दोनों से आपको कई सारे इवेंट्स पर रखनी है नजर। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? जी, खबरों में सबसे पहले ओलंपिक फार्मा पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको यूएस एफडीए से एक दवा की जो अर्जी है उसकी अंतिम मंजूरी है जो वो मिलती हुई दिखी है, और इस दवा का उपयोग अगर बेहतर रक्त संचार के लिए दवा का उपयोग किया जाता है। अरविंद लिमिटेड पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका प्यूरिफाई ग्लोबल के साथ इन्होंने एक जेवी करार किया है, और ये इसलिए करा क्योंकि जो टेक्सटाइल जो अगर वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग के लिए जो करार किया गया है। और अगर आप देखेंगे जो शुरुआती अगर जो इसमें निवेश है वो लगभग 200 से 250 करोड़ का जो है होने वाला है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस में अगर आप देखेंगे यहाँ पर बिजनेस अपडेट आता हुआ दिखा है, तो जो इनका ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है वहां पर आपको 12% का उछाल दिखेगा, और स्पेशली अगर आप हेल्थ में रिटेल की अगर आप बात करें तो वहां पर लगभग 20% की बढ़ोतरी है। उसी के साथ अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको एक 120 करोड़ का जो है एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये असम सरकार से जो है इनको ऑर्डर मिला है। और अंत में ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें डिलीवरी लिमिटेड लगभग 1.9 करोड़ 1.84 करोड़ शेयर्स जो कि लगभग 2.5% इक्विटी है। पीएनबी 82 लाख शेयर्स, जोमेटो 36 लाख, और इजी ट्रिप प्लानर्स लगभग 25 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर रहा है आज बाजार खुलने के बाद का बड़ा एक्शन। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और अब वक्त है हमारे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल से मुलाकात करने का। आइए, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, किरण जी, सचिन जी और आशु मदान साहब सब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बिगुल क्लोजिंग शो का पहला कुणाल जी और राकेश जी के नाम एक स्पेशल पिक देने के लिए दोनों ही तैयार हैं। तो आइए स्पेशल पिक का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर।
अनिल जी देखिए, एक बहुत ही बड़ी तेजी हम देख रहे हैं सारे सरकारी बैंकों में, और मैंने और राकेश जी ने यूबीआई और उसके अलावा सीबीआई, पीएनबी, इस तरह के कई सारे चार्ट्स पर खरीदारी की राय दी, और आईडीबीआई बैंक पर अनिल जी एक बार पहले खरीदारी की राय हम दे चुके हैं और अब उसको दोबारा दोहरा रहे हैं। तो स्पेशल पिक है हमारी आईडीबीआई बैंक, जिसके चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने अभी अभी एक मेजर लेवल को क्रॉस किया है और एक ब्रेकआउट दर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो सभी सरकारी बैंकों की तर्ज पर इसमें भी आपको बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। तो इन स्तरों पर आईडीबीआई बैंक को खरीदना है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है डेली चार्ट्स पर, और जिस तरीके का माहौल हो रखा है इन बैंकों के लिए, ये गिरते बाजार में भी बढ़ते हैं। आईडीबीआई बैंक पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। 46.5 46 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। 55 रुपए 55 रुपीज पहला टारगेट है, 58 रुपीज दूसरा टारगेट है। इन दो टारगेट्स के लिए आईडीबीआई बैंक है हमारा स्पेशल पिक। फाइनली ये स्टॉक 60 रुपए की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा है, जिसकी बात हम कर भी रहे थे कि जब भी एलआईसी अपनी स्टेक बेचेगी, अपनी कॉस्ट के नीचे नहीं बेचेगी। ये बात हम लगातार करते आ रहे हैं और धीरे धीरे देखिए स्टॉक जैसे जैसे डाइवेस्टमेंट का समय नज़दीक आ रहा है, देखते हैं अब कितना तेजी से बढ़ता है। लेकिन फिलहाल 55 और 58 ये दो टारगेट हैं कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। और सरकारी बैंक, अगर आप इसे माने, सरकारी बैंक काफी लोग मानते, काफी लोग नहीं मानते, आपकी इच्छा पर। 50-50। हाँ 50-50। हाँ तो शेयर होल्डिंग। हाँ, तो अगर आप माने कि एलआईसी शेयर होल्डर है, इसलिए आप सरकारी बैंक नहीं भी मान सकते हैं, और एलआईसी को आप सरकारी कंपनी मानते हैं तो फिर इसे मान भी सकते हैं, आपकी इच्छा पर। वैसे ऑफिशियली कैटेगरी वाइज प्राइवेट बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आइए एक्सपायरी तक का एक बार बाजार पर भी व्यू लिया जाए। आशु सर भी हमारे साथ हैं। आशु सर बताएं। अनिल जी, एक्सपायरी में कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही, बहुत ही बोरिंग हो रही है, रेंज कम होती जा रही है, मूवमेंट कम हो रही है। सो आई थिंक ऐसे में अनिल जी क्रेडिबल ट्रेड निकालना, जितने मार्केट पार्टिसिपेंट से बात हो रही है, और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और मुश्किल टाइम पे अनिल जी जब क्रेडिबल ट्रेड नहीं निकले, उसमें अगर हम कुछ ज़बरदस्ती ट्रेड निकालने की कोशिश करें तो अनिल जी 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो रॉन्ग ही जाता है। सो आई थिंक मुझे लगता है अनिल जी ये एक्सपायरी निपट जानी चाहिए। हैविंग सेड दैट अनिल जी, सितंबर में हमने बात की थी कि दिसंबर तक, मतलब इस कैलेंडर ईयर तक मार्केट कहीं नहीं जाएगा। सो अनिल जी मार्केट कहीं नहीं जा रहा, तो एक महीना और रह गया दिसंबर तक। तो मुझे अभी भी दिसंबर भी ऐसे ही लगता है कि लैकलस्टर निकल जाएगा, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। इसमें दो चीज़ों का अपडेट देना अनिल जी। फ्राइडे को हमने एक बियर स्प्रेड बनाया था 17,350 150 1:2, उसकी कॉस्ट थी 21 रुपये। अनिल जी उसका भाव चल रहा है अभी 53 रुपये। तो अनिल जी वो पैसा जो 21 रुपये लगाया था, मैं मार्जिन को पैसा नहीं मानता हूँ, मैं जो कॉस्ट लगती है उसको मानता हूँ। तो अनिल जी वो 21 रुपये 53 रुपये हो चुके हैं। और शाम को अनिल जी एक वो रिकवरी आई थी, उसके चलते हमने एक बुल स्प्रेड भी बनाया था 18,300-500 का, और वो बना था अनिल जी 36 रुपये में, उसका भाव चल रहा है 22 रुपये। तो उसमें 14 रुपये का भी लॉस चल रहा है। अब अनिल जी कितना बढ़िया रहता है कि अगर ऊपर की बेच के जाओ, जो कभी कभी आप सपोर्ट कर देते हैं कि ऊपर की बेचनी बहुत जरूरी होती है अनिल जी। थोड़ा सा भी अगर साइडवेज मार्केट भी हो तो नीचे है, तो जो थीटा स्कैल्पिंग होती है वो बहुत आपके फेवर में काम करती है। तो ये तो अनिल जी बुल्स का दोनों स्प्रेड्स का अपडेट है। नया अनिल जी कोई ऐसा लेन नहीं है, एक ट्रेड है हीरो या जीरो कह सकते हैं, जो मैंने एक्सपायरी ट्रेड में भी एक्सपायरी में अलर्ट में भी कवर किया था। अगर आप बिगुल बजाएं तो अनिल जी एक ये हीरो या जीरो ट्रेड है थर्सडे तक के लिए। ओके, तो हीरो या जीरो ट्रेड इस एक्सपायरी तक के लिए आज और गुरुवार तक के लिए आशु सर के लिए बिगुल। हीरो या जीरो ट्रेड का ही, न कि आशु जी का। जब ट्रेड ही हीरो जीरो वाला तो बिगुल भी वही होना चाहिए जी। बताएं सर। अनिल जी अभी आपने भी बिल्कुल ठीक बोला कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा है, और बैंक निफ्टी में अनिल जी आपको ध्यान होगा कि एक्सपायरी अलर्ट में मैंने बोला था एक स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है, वो है एक्सिस बैंक, जिसका कारण है कि इसमें शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है। तो अनिल जी एक्सिस बैंक का फ्यूचर अभी चल रहा है 867.68 और 860 रुपए की इसकी कॉल है 11.5 रुपए। तो फ्यूचर से सिर्फ अनिल जी 2-2.5 रुपए एक्स्ट्रा का प्रीमियम दे रहा हूं। 860 रुपए की कॉल एक्सिस की 11.5 रुपए में लेनी है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, और अनिल जी इसको एक्सपायरी तक चलाना है। मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी में रिकवरी यहां से अगर नेक्स्ट 3 दिन में आती है तो प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक उसको लीड करेगा। और बैंक निफ्टी वैसे अनिल जी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है निफ्टी से, वैसे मुझे बैंक निफ्टी में भी बहुत ज्यादा दम नहीं दिख रहा, क्योंकि काफी सारी जो उस दिन बात हुई थी अनिल जी, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैज डन इट्स बिट।
तो क्या चीज बहुत अच्छे से निफ्टी या बैंक निफ्टी को ले जा सकती है, मुझे ऐसी दिखती नहीं है। तो इस बार मैं इंडिविजुअल स्टॉक पे जरूर पंट करना चाहूंगा, वो एक्सिस बैंक, जिसका अनिल जी 11.5 रुपए का कॉल लेना है 860 रुपए का, जाने में नहीं 11.5 रुपए 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हो सकता है अनिल जी डबल या ट्रिपल का भी भाव हो जाए अगर एक्सिस बैंक में एक मूव आती है। तो अनिल जी यही एक ट्रेड है, इसके अलावा कोई बहुत मजेदार चीज नहीं है अनिल जी। अब तो मतलब यह है कि इस एक्सपायरी से निकलना है, कॉल पुट वगैरह थोड़ा बहुत करके, कुछ ज्यादा मजा नहीं है अनिल जी एक्सपायरी में। ओके, तो आप ये कह रहे हैं इस एक्सपायरी तक तो ठीक है, 3 दिन ही और है, आज का तो लगभग खत्म ही समझो, पूरी दिसंबर सीरीज भी ऐसे ही निकलेगी, टाइम पास कुछ नहीं होगा? अनिल जी काफी हद तक टाइम पास, मतलब इंडेक्स में तो अनिल जी एक मूवमेंट जरूर मिलेगी, बट स्टॉक्स में अनिल जी जिस तरह का रुझान बन रहा है और जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट है और जिस तरह का ओवरऑल इंटरेस्ट है अनिल जी, मुझे लैकलस्टर ही लगता है कि कोई भी स्टॉक्स में कोई लंबी चौड़ी नहीं होगी। उसके बाद जनवरी अनिल जी क्वार्टरली रिजल्ट्स और वो बजट थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेशन चालू हो जाती हैं, और उसमें शायद फर्टिलाइजर या कुछ यानी जी वो नया देखेंगे, क्या कैपिटल गुड, वो नई नई बातें शुरू होंगी, तो वो होगा लास्ट वीक में वैसे ही हो जाएगा। तो दिसंबर में अनिल जी और इंडेक्स में मजा आएगा दिसंबर में, क्योंकि यानी कि सवा महीने का महीना है, सवा महीने का अगला एक्सपायरी है, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपायरी होगी। तो अनिल जी मतलब ये एक्सपायरी खत्म होती है तो थर्सडे फ्राइडे को अगले महीने के क्या स्टॉक्स हो सकते हैं, उसके लिए अनिल जी हम मंथली स्प्रेड जरूर शेयर करेंगे। चलिए, तो ये है आपके लिए राय, एक्सिस बैंक का 808 रुपये वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है, जहाँ 11:30 के आसपास लीजिए आप, और 22 का रखिएगा टारगेट। ये राय आपके लिए आशीष सर की तरफ से। इन द मनी 860 वाला कॉल ऑप्शन, इसमें कहीं कोई हेजिंग वेजिंग करने की जरूरत नहीं, सिंपल प्लेन वनीला, नो स्प्रेड नथिंग, ये आपके लिए राय आती हुई जी। और सचिन जी के लिए बिल्कुल अब BTST वाला। जी सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर पिडिलाइट में जिस तरीके से ट्रैप नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है एक अच्छी करेक्टिव मूव यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है। लगभग 2700 का जो लेवल था वो डिफेंड हो रहा था, वो पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हुआ है, एंड 60 मिनट्स चार्ट पे एक क्लासिक राइजिंग वेज फॉर्मेशन से ब्रेक डाउन है। तो मुझे लग रहा है लगभग 2610 के लिए आपको यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है आपको 2698 पे, एंड बिकवाली करनी है पिडिलाइट के फ्यूचर्स में। पिडिलाइट पर आ रही है बिकवाली की राय, ये काउंटर आपको वीक बनते हुए दिख सकता है, स्टॉक भी करीब 1.25% नीचे ही है। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, बट बाजार का नज़रिया वीकनेस की तरफ ही थोड़ा ज़्यादा आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। बंधन बैंक पे आज 2.5% गिरा है, और इस पर रखनी है आपको नज़र। ये काउंटर भी एक्शन में आ रहा है। PNB में अच्छा एक्शन बना हुआ है, हालांकि बैन में है ये काउंटर, बट फिर भी बड़ा एक्शन इसमें बना हुआ है। बट एक स्टॉक जिसमें ज़बरदस्त मूव आई हुई है, और वो है एस्कॉर्ट्स। 7.5% ऊपर आपको एस्कॉर्ट से इस समय दिख रहा है, ज़बरदस्त मूव आई है। क्या वजह है कि एस्कॉर्ट्स आउट ऑफ द ब्लू मूव कर रहा है, या फिर एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ है जो बाजार जानना चाहेगा? आइए समझते हैं इसके बारे में। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल, यहाँ पर क्या हो गया सडनली? एक्चुअली दीपांशु, मैं सुबह से इस स्टॉक को देख रहा था, हम डिस्कस भी कर रहे थे इस पर, तो 10 बजे तक तो 1-1.25% तक की तेज़ी थी, उसके बाद लगातार इस काउंटर में तेज़ी बनती हुई नजर आई, और फिर यहाँ पर जब देखा हमने तो यहाँ पर एनालिस्ट मीट कंपनी होती हुई दिखी थी, जिसके तहत इन्होंने अपना मीडियम टर्म बिजनेस प्लान जो है रिवील किया है अगले 5 सालों के लिए। इनफैक्ट FY28 तक जिस तरह के टारगेट्स ही देते हुए दिख रहे हैं, उस पर विस्तार से मैं आपको बताऊंगा आगे, बट डेफिनेटली इस वजह से यहाँ पर स्कॉट्स में आज के सत्र में तेज़ी बनती हुई नजर आई है। इनफैक्ट यहाँ पर सबसे पहले तो जो इन्वेस्टर कॉल, इनफैक्ट यहाँ पर जो इन्होंने अपनी रणनीति बताई है इस एनालिस्ट मीट में, उसमें मार्केट शेयर में बढ़त और नए प्रोडक्ट लॉन्च पर कंपनी का फोकस है। मार्केट शेयर कितना मौजूदा, अगर आप डोमेस्टिक मार्केट शेयर देखेंगे तो करीबन 12 से 15% का है, वो बढ़कर यहाँ पर 18 से 20% तक मार्केट शेयर इनका पहुंचाने का टारगेट है। यही नहीं, जो एक्सपोर्ट्स मार्केट है वहां पर भी इनका बड़ा फोकस है, खासकर जो सबसे बड़े हाई वॉल्यूम वाले मार्केट्स हैं जिसमें US, यूरोप, थाईलैंड और ब्राजील है, ये इनके रेडार पर अब आगे चलकर बनता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली कुबोटा जो अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर इसमें बन चुका है, इसका लेवरेज तो ये लोग यूज करेंगे ही, साथ ही इनकी जो ओवरऑल एबिडा है वहां पर भी इंक्रीमेंट आगे चलकर आपको आता हुआ दिखेगा। जहां तक 3 बड़े टारगेट्स की बात है, उसमें सबसे पहला है FY22 के मुकाबले सालाना आय, अगर आप देखें तो लगभग 2.5 गुना ये बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट जो प्रोजेक्शंस है उसके हिसाब से एवरी ईयर 16.5% की ग्रोथ कैगर के हिसाब से यहाँ पर आपकी आय बढ़ती हुई नजर आ सकती है। एक्सपोर्ट्स के लिहाज से जिसकी मैं बात कर रहा था, 6% का मार्केट शेयर है। यहाँ पर
ये बढ़ाकर माफ़ कीजिएगा एफआई जो आय का हिस्सा है 6% का है वो बढ़ाकर करीबन 15 से 20% उम्मीद है इनकी FY 28 तक। ग्रोथ के लिए करीबन 4,000 करोड़ रुपए ये एलोकेट कर सकते हैं एज ए कैपेक्स। साथ ही कारोबार को बढ़ाने के लिए कंपनी का जो बड़ा फोकस है अब प्रॉफिटेबिलिटी पर बनता आएगा। जहां तक रिटर्न ऑन इक्विटी का सवाल है 13% है मौजूदा FY 22 में, उसको बढ़ाकर 18% से ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी। तो बड़े प्रोजेक्शंस बेसिकली आ रहे हैं एस्कॉर्ट्स कुबोटा की तरफ से और इसी वजह से इस स्टॉक में आज हमें दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त मूव आ रही है एस्कॉर्ट्स पर, एनालिस्ट को पसंद आ रहा है और ब्रोकर्स को भी पसंद आ रहा है। मीट के बाद आप देख रहे हैं स्टॉक में भी बाजार का भरोसा बढ़ रहा है और डेज हाई पर है। जब बाजार हम डेज लो पर देख रहे हैं, ऑलमोस्ट डेज लो पर देख रहे हैं, डेज हाई पर और 7.5% की तेजी के साथ एस्कॉर्ट्स ट्रेड कर रहा है। वागले साहब गुड आफ्टरनून, जरा एक बार एस्कॉर्ट्स का चार्ट देखें सर, जबरदस्त मूव आई है आज। अब अगले लेवल्स, अगली चाल कैसी निकलती है इसकी? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, मूव कंटिन्यू हो सकती है लेकिन यहाँ पर एंट्री करना मतलब नहीं बनता है, रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। 2070 का स्टॉप लॉस है जो काफ़ी लंबा है एज ए ट्रेडर। तो मॉर्निंग में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जब 2100 के लेवल निकल गए थे, तो वहाँ पर एंट्री सही थी। लेकिन मुझे अभी भी दिखता है 2300 2320 तक की मूव कंटिन्यू हो सकती है। आपको लेना है तो करेक्टिव मूव आती है या नहीं ये देखना पड़ेगा, लेकिन 2130 2120 ये लेवल पे आता है तो ही लेना है, नहीं तो ये यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। अब रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा है, बट अगर मॉर्निंग में आपको चांस मिल गया हो तो ज़बरदस्त मूव आई है आज। 7.5% एस्कॉर्ट्स ने कमाल कर दिया है। रखिए नज़र इस काउंटर पर। कमाल कर रहे हैं आपके अक्रॉस द बोर्ड मिड कैप बैंक्स, स्मॉल कैप बैंक्स। यूको देख लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख लीजिए, पंजाब एंड सिंध, सेंट्रल बैंक, IOB, इन सभी में बड़े वाले ब्रेकआउट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। IOB एक बार इसकी चार्ट पर भी जरा नजर डाली जाए। सुमित जी जरा देखें सर, IOB अच्छे एक्शन में है। अब अगली मूव क्या है? 8.5% का मूव। दीपांशु, अभी और ऊपर का मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर इसमें भी ब्रेकआउट है और ये स्टॉक भी यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है। इन्होंने पोजीशंस बनाई। बताएं सुमित जी, आपकी आवाज आ रही है सर? जी, तो ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। स्टॉक यहां से ऊपर में 25 रुपए से लेके 27 रुपए तक का मूव जल्दी ही आने वाले दिनों में दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा 21.5 से 22 रुपए के आसपास का बनेगा, तो वो नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में जल्दी ही 25 से 27 तक के लेवल IOB में देखने को मिलने चाहिए। और जय ने फ्राइडे को रेकमेंड भी किया था SPL मिड कैप में शॉर्ट टर्म के लिए 26 और 29 के टारगेट के लिए, और नतीजा आएंगे कमाई कराएंगे में भी हमने हाईलाइट किया था। IOB नतीजे अच्छे आने चाहिए, स्टॉक वहां से बढ़िया एक्शन में और बढ़िया मजबूती के साथ वापस से सरकारी बैंकों में खरीदारी अच्छी होती हुई दिख रही है। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, सेल कॉल है। ऑटो सेक्टर के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है तो उसका फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 33.85, 33.86, 33.85, 33.86 के पास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है आयशर मोटर। आयशर मोटर के अंदर सेलिंग प्रेशर है। पिछले 9-10 दिनों से रोज ये गिरावट दिखा रहा है और अभी रिसेंट का लो ब्रेक कर चुका है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से 80 से 100 रुपए का गिरावट जल्दी ही 1-2 दिनों के अंदर या इस हफ्ते में देखने को मिल सकती है। स्टॉक के अंदर यहाँ पे बिकवाली करे 34.21 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो ये स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 33.25 से लेके 3300 रुपए तक के लेवल आयशर मोटर में जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलने चाहिए। 34.21 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करे 33.25 और 3300 ये लेवल आयशर मोटर में नीचे में टारगेट के तौर पे होंगे। तो ये है आपके लिए आयशर मोटर्स पर राय बिकवाली की सुमित जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, सचिन जी के लिए भी एक बिगुल BTS डबल टी वाला। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर UPL में भी बिकवाली करने की सलाह होगी। इनफैक्ट पिछले हफ्ते में भी हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का ही पैटर्न देखा था एंड फ्रेश अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसने अभी ओपनिंग दी है, वहां से बिकवाली हावी है। तो मुझे लग रहा है लगभग 745 तक ट्रेजेक्ट्री ओपन है। बिकवाली करनी है UPL के फ्यूचर्स में 758 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है 764 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 750 का, सेकंड टारगेट होगा 745 का। ओके, तो ये है आपके लिए UPL पर
राय बिकवाली की आती दिख रही है। एक ही करके स्टॉक्स में ब्रेकडाउन के संकेत आ रहे हैं और कमजोरी की तरफ एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिन के निचले स्तरों की तरफ फिर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बाजार भी 18,200 वो पहला लेवल है जिसके आसपास पहुंचे तो थोड़ा लगे कि वापस से वो कमजोर हैं, तो वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं उससे पहले ही थोड़ा डीप बिकवाली का प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपके लिए बिकवाली करने की राय यूपीएल में सचिन जी की तरफ से 750-745 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे और वक्त है जी बिजनेस की तरफ से एक एक्सक्लूसिव रिसर्च का। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये है वो स्टॉक जो अपने बायबैक का ऐलान करने वाला है। आइए पहले एक बार हमारी टीम ने कैलकुलेशन की कि बायबैक कितना हो सकता है, किस प्राइस पर हो सकता है। हमारे साथ अरमान है बताने के लिए सारी डिटेल्स। अरमान बताइए। जी सर, हमारा अनुमान ये है कि जो बायबैक हो सकता है, बायबैक का जो भाव हो सकता है वो हो सकता है 165 से 170 की रेंज में, जो कि मौजूदा अगर आप देखेंगे, इनका अगर पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो 2018-19 के अंत में इन्होंने एक बायबैक किया था। तो वो जो ऐलान का दिन है, ऐलान के दिन से लगभग 18 से 20% के आसपास के से ज़्यादा जो प्रीमियम है उस पर बायबैक किया जाता है। उसी के साथ साथ लगभग कंपनी जो है, हमारा अनुमान ये है कि लगभग 52 करोड़, लगभग 52 करोड़ का जो है वो यहाँ पर उपयोग कर सकती है कैश बैंक का इस बायबैक के लिए। क्योंकि पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लगभग जो अपना उनका मौजूदा उस समय 30 सितंबर 2018 को जो कैश बैंक था उसका लगभग 60% उन्होंने उपयोग करा था। तो इस बार भी अगर वो 60% करके देखें तो लगभग 52 करोड़ के आसपास का जो होता है वो बायबैक कंपनी कर सकती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिछली बार जो टेंडर रूट के लिए था, तो हो सकता है कि इस बार भी टेंडर रूट के द्वारा हो, और लगभग 31.5 लाख शेयर्स जो हैं जिसका जो है कंपनी बायबैक कर सकती है। उस समय का जो भाव अगर इफेक्टिव प्राइस देखेंगे, क्योंकि अभी जो रिसेंटली 2021 में आपको बोनस भी आया है, तो इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो हमारी कैलकुलेशन निकल के आ रही है कि एक तो 165 से 170, लगभग 52 करोड़ टेंडर रूट के जरिए जो कंपनी है जो बायबैक कर सकती है। ओके, तो कितने प्रीमियम पे आएगा अरमान? लगभग 18 से 20% प्रीमियम। तो यहाँ से निकल कर आता है 165 से 170 के आसपास। और साइज आप बता रहे हैं कितना? साइज लगभग 52 करोड़ का। अच्छा, और एक ही बार उन्होंने पहले? हाँ, सिर्फ एक ही बार किया है उन्होंने हिस्ट्री। उतना बड़ा बायबैक नहीं निकल कर आ रहा है अगर साइज के साथ। लास्ट टाइम कितने का करा है? लास्ट टाइम भी लगभग इतने का ही करा था इन्होंने, 69 करोड़ का किया था। उस समय भी बुक्स में कैश लगभग 116 करोड़ का था। अभी भी लगभग अगर आप बुक्स में कैश देखेंगे 30 सितंबर को कैश बैंक लगभग 86-87 करोड़ के आसपास का है। ओके, IEX, एक बार आशु सर से भी इस पर राय बनती है, क्लोजली ट्रैक करते हैं। आशु सर, बायबैक के खबर पर आज जान आ गई है IEX में, 5% ऊपर है। यहाँ से अगली चाल क्या दिखती है और क्या करना है इन लेवल्स पर सर? दीपांशु, ऐसी न्यूज पे मौका देख के निकलना ही है। बिल्कुल हो सकता है कि नीचे का फॉल थोड़ा सा स्टेम हो जाए इस न्यूज के चलते, बट क्या बहुत बड़ी तेजी बन सकती है इसमें? मुझे ऐसा कोई सिग्नल नहीं लग रहा। दीपांशु, इतनी अच्छी न्यूज के बाद ही 5 रुपए बढ़ा। 5 रुपए तो 3600 स्टॉक रोज बढ़ते घटते हैं, मतलब यू कांट रीड टू मच इनटू इट, बट यस, दिस काइंड ऑफ न्यूज फ्लो डेफिनेटली लेंड सम पॉजिटिविटी टू द स्टॉक, एंड दैट इज वाई हमने देखा कि आज मार्केट नीचे है, इसमें 5-6 रुपए की मूवमेंट है, एंड राइटफुली है। बट क्या ये चीज बहुत ऊपर को जा सकती है? कि मतलब सिर्फ होता क्या है कि दीपांशु, सबसे बड़ी बात है कि किसी टाइम पे जो स्टॉक अच्छा हो या ट्रेडर्स डिलाइट हो और वो बहुत नीचे हो, तो लोग ना उसमें ढूंढते रहते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। वो उनको लगता है कभी ना कभी तो लेने वाला बन जाएगा ये, मतलब क्योंकि ये किसी टाइम पे अच्छा स्टॉक था, तो ये मतलब अगर 240 में अच्छा था तो 145 में क्यों नहीं अच्छा? लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे स्टॉक में, वही जो मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था कि अगर ये 240 में अच्छा था तो 140 होता ही नहीं है, स्टॉक कभी हो ही नहीं सकता था, और ये 140 हुआ। फिर 10-15 रुपए की मूवमेंट के लिए चक्कर में मत पड़े, क्योंकि लगता है कि शायद इट विल गेट इट्स पास्ट ग्लोरी बैक और ये वापस 240 जा सकता है, तो यहां से तो ऑलमोस्ट 170-80% का रिटर्न आ सकता है। तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं, और उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 5-10-15 रुपए की मूवमेंट इज दी मैक्स जो इसके चलते आ सकती है, और वो भी अगर पुराने फंसे हुए लोग हैं तो उसको निकलने के लिए यूज करें। ओके, तो एग्जिट का मौका है, ऊपरी स्तरों पर एग्जिट करें, रैली का फायदा उस तरह से आप उठा सकते हैं। आइए, 2:30 बज गए हैं, सिटी साहब भी जुड़ने वाले हैं, उससे पहले एक बार अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। सर, सुबह से ही सुस्त बना हुआ है डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे है। यूरोप में आपको ½ % की गिरावट दिख रही है। कच्चा तेल कंफर्ट में है, इनफैक्ट नाइमेक्स तो $80 के नीचे है।
रुपया भी ठीक ठाक है, सिर्फ 9 पैसे ही कमजोर है, तो कुछ ज्यादा खराब ग्लोबल क्यूज नहीं है, सुस्ती है ग्लोबल मार्केट्स में जो हम भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्या करना है सर? पहले क्या सुनना चाहते हैं, अच्छा या खराब? अच्छा। अच्छा ये कम है आजकल। अच्छा अच्छा बस अच्छा आपने कहा अच्छा सुनना चाहता हूँ, मैंने कहा अच्छा, तो हो गया अच्छा वही, बस इतना ही अच्छा है। खराब में भी यही बोलेंगे या कुछ और भी बोलेंगे? खराब में तो बहुत कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन अच्छे में एक चीज है जो मैं बता सकता हूँ आपको, वो ये है दीप की बाजार ओवरसोल्ड होने के काफी नजदीक है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ओवरसोल्ड हो गए हैं, लेकिन होने के बेहद नजदीक है। मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.76 पर है, जनरली 0.65 0.7 के आसपास ओवरसोल्ड हो जाता है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.6 के आसपास जाकर ओवरसोल्ड होता है, हालांकि थोड़ा ऊपर है 0.88 है, लेकिन नो डाउट लॉन्ग साइड पर नहीं है। सो पहली चीज ये कि आज सीरियस लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। ओके तो आज तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने पहली बार थोड़ा सा मतलब है ना बैकफुट पर आकर अपने आप को सरेंडर किया है, क्योंकि आज है ना सबकी उम्मीद ये खत्म होगी 18,300 के ऊपर हम बंद दे सकते हैं। ये साफ डेटा में दिख रहा है। माइंड तो अपनी अपनी आप खुद पढ़ो और जानो कौन लॉन्ग है कौन नहीं है, वो डिसाइड करे, लेकिन डेटा ये कह रहा है कि आज उम्मीद नहीं कि हम 18,300 के ऊपर बंद होंगे, और इस वजह से तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन आज हल्की की है। कैसे? बचे हुए समय पे अभी हम हैं 18,150 के आसपास, राइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है पहला, वो है 18,200 का। 18,200 के पुट पर 64 लाख शेयर हैं, उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, और कॉल्स में 1,18,00,000 शेयर हैं। 1 करोड़ शेयर आज 18,200 का कॉल राइट कोई करके बैठा है, सोचिए 1 करोड़ शेयर आज, और टोटल मिलाकर 1,18,00,000। सो जब तक आप 18,200 के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करें, तब तक तो आप अच्छे खासे कमज़ोर ही मानकर चलें, और 18,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही आप कमज़ोर हैं, और ये काम आपका 3 बजे के पहले पहले होना ज़रूरी है। बाद में होता है तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। 3 बजे के पहले होना जरूरी है। अब चलो मान लिया आपने डाउ फ्यूचर्स जो 100 पॉइंट नीचे है उससे रिकवर होकर समझो डाउ फ्यूचर्स ठीक हो जाए या नहीं भी और आप कवर कर भी ले, पहली चीज तो बिना डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी के आपसे कवर होगा भी नहीं, क्योंकि और कोई ट्रिगर्स आपके पास है ही नहीं, आपको अमेरिका के ट्रिगर्स पे ही ट्रेड करना है। सो एक चीज है, अगर समझो हो जाते हैं आप 3 बजे के पहले 18,200 के पार निकल कर ट्रेड भी करते हैं, तब भी आज ये निश्चित है कि आपकी क्लोजिंग तो 18,300 के नीचे ही होगी। सो क्लोजिंग बेसिस पे जो लोग 18,300 के नीचे या 18,250 के नीचे स्टॉप लॉस लेकर बैठे हैं, उनका स्टॉप लॉस आज ट्रिगर होना तय है। ये क्लियर दिख रहा है। ठीक है। क्यों? 18,300 के कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 1.5 करोड़ शेयर का 75 लाख शेयर आज ही जुड़ा है, तो दबाकर कॉल राइटिंग हुई है 18,300 पर, और इसलिए अब 18,300 पार करना आपके लिए मुश्किल होगा। और 6 दिनों के क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप 18,300 को होल्ड कर रहे हैं और उसके नीचे बंद होते हैं, तो सावधानी का पहला संकेत आपके लिए आ जाता है, और इस हिसाब से डिसिप्लिन के तौर पर आपको बचे हुए 1 घंटे में जो भी उछाल मिले उसमें अपनी तेजी की पोजीशन कम करने के बारे में सोचना चाहिए। ये डेटा आपको साफ बता रहे हैं। आखिरी उम्मीद आपकी जो है वो आज के लिए, फिर अब आज के लिए की तो निकल ही गई, 18,200 के नीचे तो नहीं, हाँ। सो 18,000 की बनती है, जहाँ अगला अहम सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे 18,000 का। अब आइए बैंक निफ्टी, उतना खराब है नहीं। अब मार्केट को डिसाइड ये करना है कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह देख देख के बार बार से देखकर कमज़ोर होना शुरू कर देगा, या बैंक निफ्टी को कम कमज़ोर देख के निफ्टी थोड़ा नीचे से रिकवर हो सकता है। फिलहाल ऐसा संकेत मिल नहीं रहा कि बैंक निफ्टी अकेला अपने दम पर निफ्टी को खींच पाए, क्योंकि बाकी जो सपोर्ट चाहिए ना आपको मेटल से है, ना आईटी से है, ना रिलायंस से है, तो आप खींचे तो कैसे? राइट ऊपर ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। खाली बैंक निफ्टी ना गिरे, इससे ऊपर तो नहीं आएगा, इससे निफ्टी कम गिर सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। तो बढ़ने के लिए और कहीं से सपोर्ट चाहिए, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी मिल नहीं रहा, करेक्ट। सो इसलिए मामला वहां भी ढीला है। अब जो डेटा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, देखिए दीप, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन फंसती हुई दिख रही है। जहां निफ्टी में शॉर्ट्स काफी बने, बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रैप होने की तैयारी में। 42,300 के नीचे जब आप बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं तो 92 लाख शेयर पुट राइटर्स रिस्क पर हैं। 42,200 पर अगर आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो करीबन 1 करोड़ 20 लाख शेयर आपके लिए रिस्क पर हैं। ब्रॉडली 41,900, 42,100, ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेंगे। आज तो बैंक निफ्टी पे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा,
लेकिन वो शायद कल हो जाए तो हो जाए, यू नेवर नो। सो आज के लिए तो आप बचे हुए हैं कि इतनी नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिलेगी। ऊपर की तरफ 42,300 से 42,500 के रेंज में भरपूर सप्लाई है, वहाँ पर भी दबाकर कॉल राइटिंग होकर रखी है। सो ऊपर जाकर बंद होना भी मुश्किल है। सो आई थिंक जो अभी तक डेटा दिख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कहीं न कहीं 42,200 42,250 के आसपास जहाँ अभी आप हैं, शायद बैंक निफ्टी यहीं क्लोजिंग देना चाहता है। सो ज़्यादा तो कुछ होने नहीं वाला 1 घंटे और में। रिकवरी में तो कोई खास ऐसा दम अभी तक दिख नहीं रहा। निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अगर आपको लॉन्ग साइड के लिए रिकवरी के लिए ट्रेड करना ही है अगर किसी को, तो बैंक निफ्टी में करना चाहिए, न कि निफ्टी में। और शॉर्ट साइड पे आपका ट्रेड बनेगा तो निफ्टी में बनेगा, न कि बैंक निफ्टी में। ठीक है, अंडरस्टूड सर। चलिए, तो इंडेक्स पर अगर कुछ नहीं होने वाला तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ही फोकस करते हैं। और आइए, उसके लिए हमेशा की तरह तैयार हैं सदाबहार सेठी साहब अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ। स्वागत है सेठी साहब, बहुत जरूरत है आपकी बाजार में। बताएं सर, आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज 2 स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी करनी है और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। चलिए, तो 2 बेहतरीन कैश कॉल्स हैं सेठी साहब के साथ। बताएं सर, पहली कॉल आपकी। जो दीपांशु आज का पहला स्टॉक है, टेक्सटाइल स्टॉक है। स्टॉक का नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जो कि अभी 366 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये कंपनी भारत की एक लीडिंग अपैरल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, जिसका 80% से ज्यादा का रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आता है। इंप्रेसिव क्लाइंट लिस्ट है। जितने भी इंटरनेशनल पॉपुलर ब्रांड्स है, गैप है, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, बनाना रिपब्लिक, वॉलमार्ट, इन सब को कैटर करती है। ये सब इनके क्लाइंट्स है। और यूएस से इनका 65% रेवेन्यूज यूएस से आते हैं। अब हाल ही में हमने कुछ इंटरनेशनल रिटेलर्स को देखा, उन्होंने कुछ कंसर्न्स बताए या गाइडेंस खराब दी, तो उस लिहाज से तो इनके परफॉर्मेंस में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आना था। बट हमने सितंबर तिमाही के नतीजे देखे, बहुत ही दमदार नतीजे थे। इस तरह के माहौल में 45 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल इस क्वार्टर में 28 करोड़ का पैट था। अच्छे कंपनी के फंडामेंटल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17%। फिर वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ही सस्ता है, 12-13 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और बाकी ये जो पूरा टेक्सटाइल सेक्टर है, China Plus 1 का एक बेनिफिट देखा ही जा रहा है। फिर सरकार ने जो PLI स्कीम दी हुई है उसका फायदा हो रहा है। श्रीलंका की क्राइसिस, क्योंकि श्रीलंका एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, तो उसका भी एक फायदा देखा जा रहा है। मुझे लगता है ये कंपनी, ये स्टॉक अच्छा करेगा। और वैसे भी FIs DIs भी अच्छे खासे बुलिश है। 37.6% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें जितने नामी गिरामी FIs है वो सब इसमें है। गोल्डमैन है, फिर आपके DIs में SBI, निप्पॉन, टाटा म्यूचुअल फंड, L&T म्यूचुअल फंड। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 385 का, स्टॉप लॉस रखना 360। ओके, तो 385 का टारगेट, 360 का स्टॉप लॉस, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, यहां पर करें खरीदारी। दूसरी कॉल सर। दूसरा स्टॉक दीपांशु आज का है एक फर्टिलाइजर स्टॉक। मुझे लगता है ये सेक्टर वापस से चलने के लिए तैयार है। पिछले कुछ दिनों में हमने गिरावट देखी। स्टॉक का नाम है RCF, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो अभी 101 के लेवल पे ट्रेड करता है। देखिए दीपांशु, आज जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स है फ्रंटलाइन, जैसे GNFC है, दीपक फर्टिलाइजर्स है, या बाकी भी जो GSFC वगैरह, सब में एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। इस स्टॉक में भी एक बाउंस बैक देखा जा रहा है। स्टॉक ने हालांकि बहुत ज्यादा परफॉर्म किया नहीं है, इवन इन कंपैरिजन टू अदर फर्टिलाइजर स्टॉक्स, बट एक बहुत ही दमदार कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। इनका जो यूरिया का ब्रांड है उज्ज्वला, और फर्टिलाइजर का ब्रांड है सुफला, ये दोनों बहुत ही पॉपुलर है रूरल इंडिया में। फिर आपके यूरोप में जिस तरह से गैस की क्राइसिस है या एग्जॉर्बिटेंट गैस प्राइसेस के कारण कई सारे फर्टिलाइजर प्लांट्स बंद है, तो उसके कारण से इंटरनेशनल फर्टिलाइजर प्राइसेस भी अच्छे हैं। फिर सरकार का पूरा फोकस है रूरल रिकवरी पे, फार्म इनकम बढ़ाने पे। फिर फर्टिलाइजर सेक्टर जो है इन द रन अप टू द बजट एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा, जिसके लिए सरकार पॉजिटिव करती है। और ऐसे भी हम इलेक्शन ईयर में जाने वाले हैं, तो मुझे लगता है इस सेक्टर को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहिए। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 18%। फिर आपके वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। डिविडेंड यील्ड है अराउंड 4% की। सितंबर क्वार्टर बहुत अच्छा था, 257 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 116 करोड़ का पैट था। और इसके सबके अलावा एक इनके पास 800 एकड़ का लैंड बैंक है मुंबई में, जिसकी मार्केट वैल्यू आकी जा रही है 10,000 करोड़, और कंपनी की आज मार्केट कैप है सिर्फ 5,600 करोड़। तो इस तरह के डीप डिस्काउंट पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड आने चाहिए। स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, बट आई एम श्योर कि सूनर और लेटर अच्छा करेगा ये स्टॉक। तो मेरा इसमें यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और
शॉर्ट टर्म टारगेट है 110 रुपए का, स्टॉप लॉस रख रहा है 95 रुपए का। ओके, 110 का टारगेट, 95 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें RCF, ये है आपके लिए काउंटर। तो गोकुल दास, RCF दोनों पर रखें नजर। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल शेयर करने के लिए। आइए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या कर रहे हैं आज के बाजार में आप? नितिन जी सुन पा रहे हैं मुझे? कि थोड़ी फोन लाइन में इशू आ रहा है नितिन जी के साथ, दोबारा कनेक्ट करेंगे और लेंगे उनकी बाजार पर राय। तब तक फोकस में है आज जोमैटो, क्योंकि इसी महीने तीसरी बड़ी सीनियर लेवल एग्जिट हुई है कंपनी में। इसके साथ ही कई और खबरें भी आ रही हैं। जस्ट व्हेन लग रहा था कि स्टॉक थोड़ा स्टेबल हो गया है रीसेंट बाउंस बैक के बाद, खबर के बाद 4% नीचे है। तो क्या है खबरें और क्या है आगे का आउटलुक, जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, हमने एक लिंक भी किया था इसी पे कि ग्लोबली अगर आप देखेंगे जो भी आईटी कंपनीज हैं या फिर न्यू एज कंपनीज है, वहाँ पर आपको छटनी होती हुई दिख रही है। पिछले कुछ समय से ग्लोबल कई टेक कंपनियों ने ये जो आईटी स्टाफ में है या फिर आप स्टाफ की जो ले ऑफ करे हैं या कटौती करी है, उसी के साथ साथ अब जोमेटो भी लगभग अपने जो 3% जो स्टाफ हैं उसकी कटौती करने वाला है। लगभग 3800 जो ऐसे एम्प्लॉइज़ है वहाँ पर कटौती होने वाली है। इंटरेस्टिंग ये है कि उसमें टॉप मैनेजमेंट में भी कुछ इंक्लूडेड है। जैसे अगर आप देखेंगे कि 18 नवंबर को, मतलब अभी आप देखेंगे हाल ही में अभी जो उनके को फाउंडर है मोहित गुप्ता साहब हैं, उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि वो 4.5 साल हो चुके थे उनको, उसके बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। पर लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि इनके जो को फाउंडर है सिर्फ उन्होंने इस्तीफा दिया है। अगर आप कुछ समय देखेंगे तो मैनेजमेंट में टॉप जो 2 मेंबर्स है वहाँ पर भी उन्होंने इस्तीफा आता हुआ दिखा है, जिसमें मोहित गुप्ता के साथ साथ जो न्यू इनिशिएटिव हेड जो हैं राहुल गंजू साहब जो हैं, उन्होंने भी पद से इस्तीफा दिया था। और 7 नवंबर को अगर आप बात करें तो जो ग्लोबल ग्रोथ के वाइस प्रेसिडेंट हैं सिद्धार्थ जवर साहब हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो आपको ओवरऑल यहाँ पर दिख रहा है कि शायद हो सकता है ओवरऑल मैनेजमेंट में भी लगातार जो है ये जो छटनी है होती हुई दिख रही है। उसी के साथ साथ अगर आप आगे की आउटलुक की बात करें तो यहाँ पर अगर आप जो Q2 के अर्निंग्स कॉल या प्रेजेंटेशन वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर मैनेजमेंट ये बोल रही है कि जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी में आने का उन्होंने दावा करा है। उसी के साथ साथ अगर आप सितंबर महीने में इनका जो कुल घाटा देखेंगे तो वो घाटा 430 करोड़ से घटकर 251 करोड़ के साथ हो चुका है। और अगर ब्रोकरेजेस का ओवरऑल व्यू देखा जाए तो उस पर मैक्वायरी जहां पे 60 का लक्ष्य दे रहा है, वहीं अगर आप जेफरीज की बात करेंगे तो जेफरीज उस पर 100 का टारगेट दिख रहा है। तो ओवरऑल यहां पर भी ओवरऑल इस छटनी दिखती हुई मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर भी आप ओवरऑल छटनी देख रहे हैं। हालांकि अभी भी जेफरीज 100 का टारगेट मेंटेन कर रहा है, बट मैक्वायरी ऑलरेडी 60 के लेवल पर आ गया। स्टॉक आज 4% नीचे ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा। सत्य जी, क्या करना है जोमेटो के चार्ट पर? रैली के बाद अब फिर से खबर के बाद गिर रहा है स्टॉक। दीपांशु, यहाँ पर मुझे लग रहा है स्टेबल हो जाना चाहिए प्राइस एक्शन। लगभग एक बड़ी रेंज यहाँ पर नजर आ रही है 70-75 ऑन द हायर साइड एंड नीचे लगभग अराउंड 55-60 ये पर्टिकुलर जोन है। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर जोन में ऑस्किलेट होना चाहिए। फिलहाल तो अपर बाउंड उसने ऑलरेडी अचीव किया है, तो लगभग मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है 60 के आसपास, बट मुझे ज्यादा कंसोलिडेशन लग रहा है, बड़ी वीकनेस नहीं नजर आ रही। ओके, तो ये है आपके लिए जोमेटो पर राय। आइए, फोन लाइन पर हमारे साथ तैयार है नितिन जी, बिल्कुल उनके लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी, क्या है आपका इरादा? अनिल जी, यहाँ पे 18,150 की पुट ऑप्शन लेंगे जो एट द मनी पुट हो गई, जिसका प्राइस है 75 रुपीज, और इसके टारगेट होंगे 130-135, स्टॉप लॉस होगा 40 रुपए का। अब आज हम डेटा देख रहे हैं कि जो मेजर स्टॉक्स हैं निफ्टी के अगर टॉप देखें एचडीएफसी लिमिटेड, इन्फोसिस, जितने भी टॉप स्टॉक्स हैं जिससे निफ्टी में रैली हुई थी, उन्हीं स्टॉक्स में अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस हो रही है बिफोर रोल ओवर। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 18,050 से 18,000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो टेस्ट कर सकती है कल या परसों तक। इसलिए हम 18,150 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं। 75 का रेट है, 40 का स्टॉप लॉस होगा और 130 से 135 के टारगेट होंगे। परफेक्ट। तो 18,145 ये है निफ्टी का अभी का लेवल। 18,150 एट द मनी कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन माफ कीजिएगा, खरीदा है। थोड़ा मंदी का मूड बनता दिख रहा है नितिन जी की तरफ से। 40 का स्टॉप लॉस, 130-35 के टारगेट के लिए। आइए अब करेंगे मुलाकात बसीन साहब से।
स्वागत है आपका बसीन साहब। बताएं सर, थोड़ा बाजार का मूड माहौल ढीला है, आज दिन के निचले स्तरों पर 18,400 के आसपास एक्सपायरी होने का व्यू बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, इससे 2 दिन में बहुत चेंज हो जाता है। जो इवननेस करनी थी कर ली है, और मिड कैप में जो करना था कर लिया है। मेरे हिसाब से कल से बाजार चलेगा और हर हालत में 18,400 मुझे लग रहा है एक्सपायरी का नोशन आएगा। साथ में फ्लोज आर स्ट्रॉन्ग, और जिन बैंक्स में आज वीकनेस है वही लेने वाले होंगे कल। तो HDFC ट्विंस लेना है। आपको पहले अपडेट दे दूं, सेल NMDC सेल 80-81 वाला 83.5 बिक गया। जहां आपको 2.5-3% गिरते बाजार में मिले, प्रॉफिट ही बुक कीजिए। और 13 रुपए वाला NMDC आपका 16.5-17 बिक गया। ये अपडेट है। 3 दिन पहले आपको एस्कॉर्ट 2030 में दिया था 2150, आज देख लीजिए एस्कॉर्ट आउट परफॉर्मर है। एक्सिस बैंक, PNB और इंडियन होटल और IEX चारों मेरे आउट परफॉर्मर है। अब 2 नहीं 3 कॉल है, और तीनों दिग्गज शेयर है, आपको पैसा कमा के देंगे। बताएं सर। दोनों HDFC ट्विंस। HDFC बैंक 1600 रुपए पे मिस मत कीजिए, 1595 16, 1570 का स्टॉप लॉस, ये जाएगा 1700 रुपए भी एक्सपायरी। और HDFC 2615-20 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2570, 2690 to 2700। And last but not least, the biggest beneficiary of fall in crude is Berger Paint. Numbers will be very, very strong. Buy Berger Plate at 605. Stop loss of 590. 640 is coming in Berger Paint. ओके, तो 3 स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय। पहले 2 दिग्गज, HDFC बैंक 1595-1600 के आसपास लीजिए, और 1570 का आपका होगा स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 1700 का। HDFC लिमिटेड खरीदिए, ये खरीदना है आपको 2615-2620 के आसपास, और यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा 2570 का, टारगेट 2690 से 2700 के। बर्जर पेंट्स यहाँ पर 605 के आसपास खरीदारी कीजिए। कच्चे तेल में दामों में जो कमी आई है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट इनकी कम करेगी। 590 का स्टॉप लॉस लगाना है, 640 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। 3 बेहतरीन पिक्स बसीन साहब की तरफ से। बसीन साहब धन्यवाद, ये 3 बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपकी तरफ से। आइए, यहाँ पर है खरीदारी करने की राय बसीन साहब की तरफ से। बहुत ही दमदार एक्शन आता हुआ दिख रहा है। आइए, एक और स्टॉक यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उससे पहले किरण जी के लिए एक बिगुल है, किरण का कमाल। किरण जी बताएं सर। अनिल जी, ये एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा जहां पे आपका प्रीमियम डबल होते नजर आएगा अगले 1 से 2 दिनों में। तो मेरी स्ट्रेटेजी है टाटा स्टील पे। टाटा स्टील एट द मनी पुट ऑप्शन 105 का लेने की सलाह है, जो कि अभी ₹1.60 70 के आसपास मिल रहा है, यही लेना है। आपका स्टॉप लॉस ₹1 का रहेगा, यानी रिस्क सिर्फ 60 पैसे की है, और मेरे टारगेट्स ₹4 और ₹4.40। ये 2 टारगेट्स आपको टाटा स्टील में देखने को मिल जाने चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि हमने आर्ली चार्ट्स पे एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा है, जिसका ब्रेक डाउन हुआ है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा मानना है कि ये टारगेट 101 और ₹100.50 इधर तक टाटा स्टील जा सकता है। तो कैजुअली आपको 4 से ₹4.5 का प्रीमियम 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस वक्त टाटा स्टील का पुट ऑप्शन खरीदना है आपको। ₹105 वाला पुट ऑप्शन आपको मिल रहा है ₹1.70 में, 60 पैसे का होगा आपका स्टॉप लॉस, ₹4 और ₹4.40। तो दीप आज ये क्या हो गया अनिल जी? मैं वही पूछने वाला था। टॉप गेनर था ओपनिंग पर, 2.5% ऊपर खुला था। 3.5% तक गया, 3.5% तक गया था। यस, हाँ, तो इसलिए मैं सुबह भी यही बात कर रहा था कि हालांकि हाँ हमारी खबर गलत हुई कि हम सोच रहे थे कि ड्यूटी बदलेगी नहीं जी, लेकिन सरकार ने भी बड़ा स्मार्टली काम किया है। ड्यूटी तब हटाई है, तब कम की है, पहले वाली ड्यूटी तब लेकर आए जब उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अब एक्सपोर्ट तो आप कर ही नहीं पाएंगे। घरेलू बाजारों में कीमतें 15-20% ऊपर है एक्सपोर्ट के दाम से, जो ग्लोबल मार्केट में है, तो आपका कहाँ से एक्सपोर्ट होगा। करेक्ट। सो अब ड्यूटी हटा भी दें तो फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। और यही वजह कि खाली सेंटिमेंटल इम्पैक्ट के हिसाब से सारे मेटल ऊपर खुले थे। हम कह भी रहते कि ऊपर खुले तो आपको बेचने का ध्यान रखना है, लेना नहीं है। और लगभग सारे के सारे स्टॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त होता हुआ। ओके, तो टाटा स्टील रिवर्स हो रहा है। टॉप गेनर था सुबह, बट वही है, मेटल्स में जान बची नहीं है और अब इस पर दबाव बन रहा है। अनिल जी, लग तो रहा था कि अर्निंग सीजन खत्म हो गया है, बट एक कंपनी के नतीजे बाकी हैं
यूजुअली जब हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो 60 दिन मिलते हैं आपको नंबर्स पोस्ट करने के लिए, और क्योंकि सीमेंस अलग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है, अक्टूबर टू सितंबर फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है, तो उनके नंबर्स बाकी हैं। इनफैक्ट नुपुर हमारे साथ हैं अनुमान लेकर, कल आने वाले हैं सीमेंस के नंबर्स, ये थोड़ा अलग फाइनेंशियल सिस्टम फॉलो करते हैं। नुपुर बताइए, एक तो कौन सी तिमाही के इनके नंबर्स आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स कैसे रहेंगे इनके नंबर्स? बिल्कुल, चौथी तिमाही के नंबर्स आने वाले हैं क्योंकि कंपनी अक्टूबर टू सितंबर फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, और अनुमान यही है कि इस बार जो क्वार्टर गया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है कंपनी के लिए। करीबन 25% से इस बार कंपनी की आय बढ़कर आ सकती है, 4,980 करोड़ के आसपास की आय आ सकती है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 35% से इस बार बढ़कर आ सकता है, 580 का अनुमान है इस बार का। मार्जिन्स में 200 बेसिस पॉइंट का जंप आप देख पाएंगे, ऐसा अनुमान है। पिछली बार 10.5% के थे, इस बार 12-12.5% के मार्जिन्स आ सकते हैं, और जो मुनाफा होगा वो भी 37% से इस बार बढ़कर 440 करोड़ के आसपास आ सकता है। अब सेगमेंट्स की बात करें तो डिजिटल इंडस्ट्रीज और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन्स में सुधार होगा, इसलिए कामकाजी लेवल पे भी आपको मार्जिन्स में सुधार आता दिखेगा। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की, और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में देखें तो ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इस पे मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस आता है उस पर नजर रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस यहाँ पर कल आने वाले नतीजे, कल आएंगे ना, कल आएंगे नतीजे, तो और इन नतीजों पर रखिएगा नजर, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। नहीं, अक्टूबर टू सितंबर फॉलो करते हैं। अक्टूबर से सितंबर, अक्टूबर सितंबर अच्छा, अजीब ही है, अलग ही फंड है। एक बार जर्मनी जाके पता लगाना पड़ेगा ऐसा क्यों है ना। तो चलिए, लेकिन ये आपके लिए राय सीमेंस पर आती हुई। आइए एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, एक बोल्ड कॉल देना चाहता हूं बैंक निफ्टी पे। इधर एक बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा ऑन द हायर साइड, तो मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूं। 42,400 का कॉल ऑप्शन इसी महीने के इसी गुरुवार की एक्सपायरी का लेना है, और अभी वो मिल रहा है लगभग 195 के आसपास, 195 196। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 160, यानी 40 रुपए का रिस्क रहेगा, आपका 35 रुपए का रिस्क रहेगा। कल और परसों के टारगेट्स 300 और 350। जिस तरीके से एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है 2 दिनों का, और उसके बाद उस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर निकल रहा है, मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मूव आएगी, जो कि आपको 42,450, 42,500 ये कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर ये टारगेट्स हासिल होते हैं तो मेरे 300 और 350 के टारगेट्स अचीव होते नजर आएंगे। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट रहेगा 160 का। ओके, तो बैंक निफ्टी पर कॉल खरीदने की राय आ रही है। अनिल जी, जो स्ट्रैटेजी में भी बात चल रही थी कि बैंक निफ्टी एक रिवर्सल दिखा सकता है, किरण जी को भरोसा है रिवर्सल हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ 100 पॉइंट ही नीचे है बैंक निफ्टी। एक्शन के लिए तैयार हो? बहुत इंटरेस्टिंग है डेटा, मैं बताऊं, किरण जी ने तो डायरेक्शन पकड़ा है, बहुत अच्छी बात है। और 42,300 के ऊपर निकलने पर उन्होंने जो डायरेक्शन पकड़ा वो गलत भी नहीं है, क्योंकि 42,300 के पुट पर 34 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 37 लाख शेयर, लगभग बराबर है। ठीक है, अगर 42,300 के नीचे बैंक निफ्टी रहता है तो 92 लाख पुट राइटर्स रिस्क पर हैं, और बैंक निफ्टी 42,300 के ऊपर रहता है तो 90 लाख कॉल राइटर्स रिस्क पर है। तो इससे आप समझिए 42,300 के लेवल की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अब 3 बजे के पहले हमें 42,300 के ऊपर का लेवल चाहिए था, जो आपको आता हुआ दिख रहा है, और ये थोड़ी शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करेगा। तो बिल्कुल 42,375 स्पॉट लेवल में बता रहा हूँ, 450 और 525, ये 3 लेवल ऊपर के बनते हैं। तो 525 तो आज आए ना आए पता नहीं, 375 और 450 तक की जगह तो खुलती है। अगर आप 3:05 तक 42,300 के ऊपर बने रहते हैं, टिके रहते हैं, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और फाइनली ऐसा लग रहा है कि अगर डाउ फ्यूचर्स यहीं रहा और थोड़ा सुधर गया तो फिर निफ्टी भी हो सकता है 18,200 की तरफ बढ़ने की कोशिश करे, वहाँ आज क्लोज होने की कोशिश करे, बजाय कि 18,125 150 के आसपास थोड़ा हायर साइड पर क्लोज हो सकता है। एकदम डे लो पर क्लोज ना हो, वो एक संभावना बन सकती है। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के संकेत दे रहा है। अब ये शॉर्ट कवरिंग के संकेत है, बाइंग में बदलते हैं, नहीं देखने वाली बात हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। डेटा तो है, देखिए उसमें देखिए 42,300 बहुत जबरदस्त लड़ाई वाला लेवल है, पोजीशन भी बराबर है, ओवरऑल रिस्क पर भी बराबर है। मतलब कोई तो लोग हैं जिसने 42,300 के पुट और कॉल दोनों बेचकर बैठे हैं, ऐसा इस तरह की पोजीशन बनाई हुई है। या फिर यह है कि 42,300 पर दोनों ही तरह के लोगों का कन्विक्शन बराबर का है, ये भी आप मान सकते हैं। लेट्स सी मार्केट किधर ले जाता है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन
अंडरस्टूड सर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पर रखिए नज़र और उसके दम पर थोड़ा निफ्टी भी आपको रिकवरी दिखा सकता है। इस समय एक्शन बैंक निफ्टी में अभी अभी आया है। एक्शन आया डेल्टा कॉप में, हालांकि बैन में ये स्टॉक, पर देखिए ज़बरदस्त मूव थोड़ी देर पहले डेल्टा कॉप में आती हुई दिखिए। 3% ऊपर इस समय आपको डेल्टा कॉप दिख रहा है और पिछले कुछ मिनटों में एक बड़ा वाला स्पाइक डेल्टा में आया है। ऑफकोर्स वायदा कारोबार के बैन में है तो वो आप जानकारी रखिए, बट थोड़ा एक्शन डेल्टा में आपको डेफिनेटली बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है 47 रुपीज 10 पैसा अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है मद्रास फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और मद्रास फर्टिलाइजर पिछले 8 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब इसने पुल बैक के संकेत दिए हैं। स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखाया है और 200 डीएमए के ऊपर आ चुका है। क्लोजिंग लग रहा है 200 डीएमए के ऊपर ही आएगा, तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें। 1 से 2 दिनों का या इस हफ्ते का व्यू लेके काम करें। 44 रुपए का नीचे में सपोर्ट है तो 44 रुपीज का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस होगा। यहां से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 51 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 51 रुपीज का 51 रुपीज का लेवल निकलने के बाद 54 रुपए तक का मूव मद्रास फर्टिलाइजर में जल्दी ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए 44 का, खरीदारी करें 51 से 54 के टारगेट्स के लिए। ओके, फर्टिलाइजर शेयरों में एक बार फिर से खरीदारी आती हुई दिख रही है। सुबह बंसल जी ने भी रिलीज इंडिया खरीदारी करने की राय दी थी और वो स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखा। उसके बाद धीमे धीमे और स्टॉक आए। आरसीएफ सेठी साहब ने अभी अभी खरीदारी करने की राय दी थी और मद्रास फर्टिलाइजर ये पसंद आया है अब सुमित जी को। आरती इंडस्ट्रीज और दीपक फर्टिलाइजर, एक और फर्टिलाइजर कंपनी आज सुर्खियों में, क्योंकि दोनों के बीच में हुआ है एक 20 साल का लंबा 8,000 करोड़ के बिजनेस का करार। क्या है ये करार, किस तरह से दोनों कंपनियों को हो सकता है फायदा, बताने के लिए तैयार है नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, जो न्यूज़ आई थी दीपक फर्टिलाइजर और आरती इंडस्ट्रीज जो 8,000 करोड़ का करार किया गया आने वाले 20 साल के लिए, जहाँ पे नाइट्रिक एसिड की सप्लाई करेगा दीपक फर्टिलाइजर आरती इंडस्ट्रीज़ को। जब हमने सुबह आरती इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट से बात की थी तो वहाँ से उन्होंने बताया कि कितना बेनिफिट और कितना पॉजिटिव करार है ये दोनों कंपनीज़ के लिए, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए जो बड़ा कंसर्न था रॉ मटीरियल का, नाइट्रिक एसिड को लेके जो कंपनी 2-3 क्वार्टर से बोलती आ रही है, वो अब यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। कंपनी ने पिछले क्वार्टर के कॉन कॉल में भी यही कहा था कि जो नाइट्रिक एसिड के सप्लाई से जितने भी कंसर्न्स हैं वो या तो कंपनी खुद बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके प्लांट डालने वाली थी, जिसके लिए करीबन 800 से 1000 करोड़ का केपेक्स लगता और ऑलरेडी कंपनी के पास करीबन 2-2.5 हज़ार रुपए का केपेक्स है, तो लेवरेज यहाँ से बढ़ता। लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया जहाँ पे उन्होंने दीपक फर्टिलाइजर के साथ एक करार साइन किया जहाँ पे 8,000 करोड़ की डील है आने वाले 20 साल में, तो एनुअली 400 करोड़ का आउटफ्लो होगा नाइट्रिक एसिड की सप्लाई के लिए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि लेवरेज यहाँ कंपनी का नहीं बढ़ेगा, सप्लाई चेन जो कंसर्न थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे और एडिशनल केपेक्स जो कंपनी डालने वाली थी वो भी सेव करेगी। तो दोनों कंपनीज के लिए पॉजिटिव है क्योंकि दीपक फर्टिलाइजर के लिए काफ़ी बड़ा ऑर्डर है ये, बड़ी डील है। और जैसा आरती इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट आज सुबह हमें बता भी रही थी कि उनकी बड़ी सेविंग्स हो जाती हैं, नहीं तो उन्हें खुद ये प्लांट सेटअप करना पड़ता और वहाँ से फिर सोर्सिंग करनी पड़ती। इस डील से सिंपली उनके जो सोर्सिंग के इश्यूज़ हैं वो काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। एक बार सुमित जी से दीपक फर्टिलाइजर की चार्ट पर राय लूँगा और वागले साहब जरा आप आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट तैयार रखें। सुमित जी पहले बताएं, दीपक फर्टिलाइजर 6.5% ऊपर इस समय। दीपांशु, स्टॉक के अंदर बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। स्टॉक यहां से बाउंस बैक दिखा सकता है, जिसके अंदर यहां से ऊपर में 870 रुपए से लेके 880 रुपए तक के लेवल बाउंस बैक पुल बैक के अंदर देखने को मिलेंगे। स्टॉक ने पिछले 2-3 हफ्तों में ऊपरी लेवल से गिरावट दिखाया है, लेकिन अभी उस गिरावट को पॉज मिल रहा है। तो एक बार बाउंस बैक और पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं। 875 रुपए से लेकर 880 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। ओके, आरती इंडस्ट्रीज, वागले साहब सुबह तो अच्छी रैली में था, उसके बाद थोड़ा डिप हुआ है, बट फिर भी 2-2.5% ऊपर ही है। दीपांशु, अभी भी मुझे पैटर्न अच्छा दिखता है। पोजिशनली ये स्टॉक लगभग 680-685 तक जाना चाहिए, अभी 668 है। 1 से 2 दिन में भी 3 दिन इवन 700 तक ये स्टॉक जा सकता है और आपका 650 के नीचे जाना नहीं चाहिए, तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो नजर रखिए इन दोनों काउंटर्स पर और नजर रखिए पूरे के पूरे एग्रो केमिकल स्पेस पर, क्योंकि बढ़िया मूव आ रही है। आरसीएफ की अभी बात हुई थी, चंबल फर्टिलाइजर रेडार पर है, मूव आपको बढ़िया आती हुई दिख रही है। मद्रास फर्टिलाइजर 7.5% ऊपर, नेशनल फर्टिलाइजर 3.5% ऊपर है। जीएनएफसी में भी एक्शन बन रहा है, स्पिक
GSFC, फैक्ट, ये सारे के सारे काउंटर्स आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं। GNFC ये भी एक बाजार का फेवरेट काउंटर है ट्रेडिंग के लिए एटलीस्ट, इस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। GNFC अच्छी मूव दिखा रहा है, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है तो वो ध्यान रखेगा, बट मूव इसमें भी अच्छी वाली आ रही। तो एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर स्पेस अच्छे एक्शन में आपको आते हुए दिखेगा। एक और काउंटर जहां पर आपको एक्शन सुबह से थोड़ा कमज़ोर बनते हुए दिख रहा है बट अब थोड़े स्टेबल हैं, बजाज फाइनेंस। किरण जी, सुबह बड़ी सेलिंग आई थी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में, अभी के लिए तो थम चुकी है 6700 के करीब। बजाज फाइनेंस स्टेबल भी होते हुए दिख रहा है फ्यूचर्स में। जरा राय दें सर, क्या करना है इन लेवल से? दीप, अभी भी कोई मीनिंगफुल पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है जहां पे मैं बाय कॉल दूं। थोड़ा सा वीकनेस है, हमने भी शॉर्ट कॉल दिया था पिछले हफ्ते, लगभग 7000 के आसपास हमारे टारगेट्स अचीव हो गए, पर मेरा मानना है कि इधर से भी और डाउनसाइड खुलती नजर आ रही है। अभी भी कोई ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न नहीं है, तो अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह नहीं है। पर जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है, एक तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमने 7300 से लेके 6600 के आसपास के लेवल्स देखे हैं, तो काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। मेरा मानना है कि इधर एक बार शॉर्ट पोजीशंस काट ले या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका इस्तेमाल करे। जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा 6750 का रहेगा, और रिव्यू लेंगे ऑन द लोअर साइड लगभग हम 6500 के आसपास। तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस, 6500 के आसपास लोअर साइड पर ये काउंटर जा सकता है। फिलहाल कोई ऐसे बड़े स्टेबिलिटी के संकेत नहीं आए हैं, बट ये रेडार पर रखना है। चंबल फर्टिलाइजर पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है, 1.25% ऊपर चंबल फर्टिलाइजर भी आ रहा है, तो ट्रेड पर इसके लिए रखिए नजर। डेज हाई पर है, सारे फर्टिलाइजर स्टॉक मूव कर रहे हैं, और हमारी टीम बता भी रही है पिछले कुछ दिनों में यूरिया के प्राइसेस में आपने बढ़त देखी है। इस महीने ही 8% ऊपर है, 2 महीनों में 14% की रैली है, और आज 2% ऊपर यूरिया के दाम गए हैं, तो थोड़ा रिएक्शन फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड आपको आते हुए दिख रहा है। एक और स्टॉक जो अच्छे मूवमेंट में आ रहा है वो है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। यहाँ पर सुबह तेजी बनी थी, उसके बाद अपनी गेंस को ये स्टॉक होल्ड करते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, डॉक्टर लाल का चार्ट देखें सर, 2430 का लेवल। देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, काफी समय से स्टॉक एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, कोई खास मोमेंटम नहीं बना है, और आज हम नीचे के लेवल से इसमें कुछ खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। आज एक वॉल्यूम का भी स्पाइक देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कुछ एक्टिविटी लौट रही है, लेकिन मौजूदा स्तरों पर कोई खरीदारी की राय नहीं है। खरीदने का केस बनेगा जब ये स्टॉक 2500 के ऊपर कुछ समय बिता लेगा, तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 2500 के ऊपर इसे स्टेबल होने दें, उसके बाद खरीदारी के बारे में सोचें। तो 2500 के ऊपर स्टेबल होने दिए, फिर खरीदारी के बारे में सोचिए। बट मूव आपको डॉक्टर लाल में बनती हुई दिख रही है। यूको बैंक 15.5% ऊपर ये काउंटर अब हो चुका है। यूको बैंक में जबरदस्त मूव, बाकी तो हमने आपके लिए ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं। सेंट्रल बैंक है, IOB है, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, और यूको बैंक 15.5% ऊपर। सुमित जी, दीपांशु, सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बना है। जितने भी छोटे वाले बैंकिंग स्टॉक्स है उसके अंदर आप देखिए आज और पिछले 3-4 दिनों के अंदर लोअर लेवल से बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। तो यूको का जहां तक सवाल है, 20 रुपए तक ये मूव दिखा सकता है। यूको के अंदर अभी पोजीशंस होल्ड करें, और अगर 20 का लेवल टूटता है तो ये रैली और कंटिन्यू होगी और ऊपर के मूव देखने को मिलेंगे। 20 का लेवल टूटने के बाद 24 से 25 रुपए तक का मूव भी आने वाले कुछ हफ्तों में यूको बैंक में देखने को मिल सकता है। फिलहाल पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी डिप में करें, और ऊपर में 20 का पहला टारगेट, उसके बाद 24 से 25 तक का मूव देखने को मिल सकता है। 24 से 25 तक के मूव के लिए यूको बैंक रेडार पर रखना है आपको। आइए, एक और खबर और एक और काउंटर, इनफैक्ट 2 और काउंटर्स जो आपको रेडार पर रखने हैं वो हैं आपके लिए टाटा मोटर्स और डॉक्टर रेड्डीज। टाटा मोटर्स सेंसेक्स में एंट्री के लिए है तैयार। कुशल है हमारे साथ बताने के लिए क्या बदलाव हो सकते हैं, स्टॉक के लिए कितने इनफ्लोज आ सकते हैं अगर जब ये सेंसेक्स में आएगा। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर सेंसेक्स में बदलाव होने वाला है, और ये काफ़ी अहम होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 16 दिसंबर के बाद यहाँ पर ये चीज़ इफेक्टिव होती दिखेगी, यानी कि 19 दिसंबर ऑनवर्ड्स आपको ये चेंज आता हुआ दिखेगा। 30 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं इसमें जो डॉक्टर रेड्डीज़ हैं वो निकलता हुआ नजर आएगा। तो अब केवल एक फार्मा काउंटर बचेगा सेंसेक्स में, जो है सन फार्मा का, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटफ्लो करीबन 930 करोड़ रुपए का है। जहाँ तक टाटा मोटर्स की बात है तो यहाँ पर आप देखिए ये तीसरा ऑटो शेयर होने वाला है M&M और मारुति सुजुकी के बाद, जो कि सेंसेक्स में शामिल होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है वो करीबन 1230 करोड़ रुपए के हैं। तो यहाँ पर रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा बेहतर इनफ्लोज टाटा मोटर्स के आते हुए दिखेंगे एज कम्पेयर टू
टू डॉक्टर रेड्डीज का आउटफ्लो। इनफैक्ट यहाँ पर जो पैसिव फंड्स हैं डेफिनेटली यहाँ पर टाटा मोटर्स में इनफ्लो आएगा इसकी वजह से, और डॉक्टर रेड्डीज आउटफ्लो होता हुआ दिखेगा। तो लार्जली ये इनफ्लो और आउटफ्लो का कंपैरिजन है दोनों के बीच में, बट ऑटो शेयर्स का यहाँ पर वेटेज ऑब्वियसली टाटा मोटर्स के आने के बाद बढ़ जाएगा। तो ऑटो शेयर्स का वेटेज बढ़ जाएगा। और कितने इन्फ्लोज बताए कुशल आपने? करीबन 1230 करोड़ रुपए के अच्छे खासे इन्फ्लोज होंगे। सेंसेक्स इंक्लूजन है ये, निफ्टी का तो ऑलरेडी हिस्सा है ही टाटा मोटर्स, बट सेंसेक्स में रेड्डीज जाने वाला है बाहर और टाटा मोटर्स की होगी एंट्री। टाटा मोटर्स आज कुछ ज़्यादा फायरवर्क्स नहीं दिखा रहा है। वागले साहब, डॉक्टर रेड्डीज पर क्या राय है सर? दीपांशु, समाओ ये स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। 4600 बार बार जाता है। अभी पिछले 6-8 महीने में ये 4602 बार जाके वापस नीचे आ गया है। 4300 4250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ऑन द अपसाइड 4500 600 का रेजिस्टेंस जो भी ब्रेक नहीं होगा तो रेंज बाउंड विद नेगेटिव बायस मैं कहूँगा। ओके, तो रेंज बाउंड है बट बायस नेगेटिव है, बायस पॉजिटिव नहीं है इसके लिए। ये आपको ध्यान रखना है रेड्डीज के लिए। और टाटा मोटर्स भी आज कुछ करने के मूड में नहीं है। इनफैक्ट पूरा बाजार कुछ करने के मूड में इस समय नहीं दिख रहा है। थोड़े थोड़े मूव्स 1-2 काउंटर्स पर आते हैं, अदरवाइज आपको मोमेंटम में नहीं दिख रहे हैं। एक स्टॉक जिसने आज मोमेंटम लूज किया है और सुबह से हम कमजोरी देख रहे हैं, कोचिन शिपयार्ड देख लीजिए या फिर मजगांव डॉक देख लीजिए। 6% नीचे है मजगांव डॉक। सचिन जी, ये वापस डिप पर खरीदारी का मौका है या फिर थोड़ा और करेक्शन आना चाहिए? मजगांव डॉक पर क्या व्यू है सर? दीपांशु, हाईली ओवरबॉट काउंटर है। इनफैक्ट वीकली मंथली चार्ट दोनों पे काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर अनलॉक हो चुकी थी, एंड लगभग आई थिंक 930 का एक लेवल नजर जरूर आता है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर डिक्लाइंस पे ही खरीदारी करनी चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक तभी होगा जब 660 के नीचे क्लोजिंग होगी। तो मुझे लग रहा है अगर 750 720 के जोन में वापस स्टॉक आ जाता है तो वहां पर खरीदारी करने का एक बेहतरीन मौका होगा 930 के लक्ष्य के लिए। 930 के लक्ष्य के लिए नजर रखिए। वैसे टारगेट्स बड़े हैं बट थोड़ा मीनिंगफुल करेक्शन होने दीजिए। ये वैसे हम देखते हैं 1-2 दिन ही करेक्ट करता है, उसके बाद वापस मोमेंटम में आ जाता है। तो आज बाजार की वीकनेस पर आप देख रहे हैं करीब 6% नीचे मजगांव डॉक ट्रेड कर रहा है। बट डिप्स पर खरीदारी करना हमारे इन्वेस्टर्स बेस्ट जानते हैं, जो कि हमारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं। और रीसेंट गिरावट में हमने देखा है कि बाजार में सिप्स या SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जो निवेश हैं वो बढ़ते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट अनिल जी, म्यूचुअल फंड का डेटा दिखा रहा है कि इनकी जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें SIPs की इस समय रिकॉर्ड हिस्सेदारी है। सर हाईएस्ट एवर है। मतलब इतना पैसा SIP से आ रहा है, और SIP से जो पैसा डालते हैं वो इन्वेस्टर्स है ना थोड़े डिसिप्लिन, हाँ, मतलब वो मजबूत होते हैं। अनलेस कि भाई सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो जाए, कि नौकरी वोकरी चली जाए या फिर कोई नुकसान हो प्रोफेशन बिजनेस में, तब तो अलग बात है। वो आमतौर पर होता नहीं है, अदरवाइज वो अपना पैसा लगातार डालते हैं। बिल्कुल, थोड़ा समझें इस ट्रेंड के बारे में। बिल्कुल, कुशल हमारे साथ तैयार है SIP के इन आंकड़ों की डिटेल्स लेकर। कुशल, बताइए क्या है रिसर्च? बिल्कुल सर, और जो आप महाशक्ति की बात करते हैं ना, वो एक्चुअली तीसरी महाशक्ति वो इसी वजह से है। और यहाँ पर ये आंकड़े भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कितनी बड़ी महाशक्ति रिटेल निवेशक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अक्टूबर 2022 यानी कि पिछले महीने ही यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले जो म्यूचुअल फंड्स AUM का परसेंटेज हिस्सा है SIPs का, वो ऑलमोस्ट 17% पर पहुँच गया है, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 14.5-15% का था। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है लास्ट ईयर के मुकाबले। साथ ही अक्टूबर 2022 में अगर आप कुल SIP इनफ्लो देखेंगे तो वो पहली बार पिछले 4 महीनों से तो लगातार 12,000 करोड़ से ज़्यादा का हम SIP इनफ्लोज देख ही रहे हैं, पर इस बारी अक्टूबर महीने में पहली बार 13,000 करोड़ का आंकड़ा भी SIP इनफ्लोज में आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में जो नेट SIP इनफ्लोज हैं वो 17% बढ़कर 7,500 करोड़ पर आते हुए दिख रहे हैं। नवंबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक अगर हम देखें तो यहाँ पर SIP AUM में भी लगभग 22% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 6.6 लाख करोड़ पर अब ये फिगर आ रहे हैं। तो सारे ही फिगर्स आपको पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का SIP को लेकर जो बढ़ता इंटरेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। इनफैक्ट FY23 के पहले 5 महीनों में जहाँ पर 70 लाख से ज़्यादा निवेशक अकाउंट खुलते हुए नजर आए थे, FY22 में यही आंकड़ा लगभग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 3 करोड़ से भी ज़्यादा का था। तो डेफिनेटली यहाँ पर
इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ रहा है और FY23 में भी काफ़ी बेहतरीन रनअप हमें फर्स्ट 5 मंथ्स में आता हुआ दिख रहा है। यही नहीं, अगर आप FPIs की भी बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा शानदार निवेश हो चुका है। इनफैक्ट 18 नवंबर तक FPIs ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश इन्होंने किया है। तो डेफिनेटली इस महीने अगर आप देखें नवंबर महीने में FPIs की काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन रही है। इनफैक्ट FY23 का दूसरा सबसे उच्चतम मासिक निवेश यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली FPIs की तरफ से भी बढ़ता इंटरेस्ट है एंड रिटेल निवेशक तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से वो SIPs कर रहे हैं। ओके, तो SIP के जरिए आ रहा है मजबूत पैसा और ये मजबूत पैसा लोकल फंड्स को एक स्टेबिलिटी देता हुआ दिख रहा है और अगले 6 से 12 महीनों में 1.5-2 लाख करोड़ रुपए और आएंगे। मतलब ऑन एन एवरेज 12 से 15,000। हाँ, ये FPIs के लिए सर, बट ऑन एन एवरेज 12 से 13,000 करोड़ तो SIP इन्फ्लोज हर महीने धीरे-धीरे बढ़ेंगे ना, ऐसे क्या कर रहे हैं? सैलरी बढ़ेगी तो हाँ, यस, तो 15,000 करोड़ तक तो अगले साल पहुंच जाएंगे हर महीने में। 15,000 करोड़ सर, मतलब 1.25-2 लाख करोड़ साल का, 2 साल में तो 1.25-2 लाख करोड़ ही आ गया। फिर पेंशन स्कीम में भी तो पैसा आता है, पेंशन के जरिए जो आता है पैसा मार्केट में, बड़ा पैसा वो भी बोलते हैं 10 से 12,000 करोड़, तो वो भी महीने का आ ही रहा है। तो 2.5 लाख करोड़ तक की सेलिंग, 2.5-3 लाख करोड़ तक की सेलिंग तो ठीक है। FIs की अगर हुई तो हम संभाल सकते हैं, उसके ऊपर आए तो थोड़ी समस्या है। करेक्ट। सो 15,200 से हम जो 18,200 पे बैठे हैं वो इसी वजह से बैठे हैं कि वो जितना बेचा, थैंक यू वेरी मच, आ गया है। तो जरा इस पैसे में ताकत है या फिर ये सुस्त मार्केट के साथ सहम जाएंगे और डर जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर? जरा आशु जी बताएं सर। अनिल जी, लास्ट 2 साल में पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ है, अब ये डरते वाले नहीं है अनिल जी। लेकिन मेरा सिर्फ मानना है यानी जी ये लेजी मनी है, आई कॉल दिस एन अनइंटेलिजेंट मनी। मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि अगर मार्केट में रहना है तो डायरेक्ट मार्केट में पैसे ज्यादा बन सकते हैं। बट ये अनिल जी, अब जैसे हम ऑप्शंस करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, उसके लिए मार्जिन चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। बट म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू एक छोटा इन्वेस्टर जो एक छोटा ट्रेडर भी है या छोटा पैसा लगाना चाहता है, 2,000-5,000 सिप के थ्रू वो करता है। तो अनिल जी, पहली बार हुआ है कि पिछले 2 सालों में जितनी इंडियन पॉपुलेशन की एक्सपेंशन हुई है, तो बहुत अच्छी चीज है मार्केट के लिए और ये पैसा रहेगा अनिल जी, ये स्टिक रहेगा, क्योंकि जितने म्यूचुअल फंड की जो ऐड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और अवेयरनेस हो रही है अनिल जी। अब तो स्टॉक मार्केट इज स्टॉक ऑफ द टाउन। ये तो मैं तो कहता हूँ कोविड के बाद अनिल जी इस इंडस्ट्री का मतलब ब्रोकिंग रिलेटेड कैपिटल मार्केट का पुनर्जन्म हुआ है अनिल जी। तो पूरा अभी तो एंजॉय करने तो अभी तो बड़ा है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो और बढ़ेगा। चलिए बढ़िया है, अभी तो और बढ़ेगा। तो ये राह है आपके लिए आशु सर की तरफ से भी। तो म्यूचुअल फंड में दमदार पैसा आता हुआ दिख रहा है। भाइयों, किसी को कोई म्यूचुअल फंड वाला शेयर पसंद है? देख लो, इतना पैसा आ रहा है आपके सामने, ये लो। पसंद कुछ भी नहीं है म्यूचुअल फंड में पैसा। देखो, HDFC म्यूचुअल फंड है, UTI है, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन है, 4 है। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, शेयर तो अभी अनिल जी पैटर्न पे नहीं आया है रडार पे सारे, बट एक चीज ऐड करूंगा अनिल जी, म्यूचुअल फंड को देख के FIs भी अनिल जी बदल गए हैं। लास्ट 2 मंथ्स उन्होंने कंटिन्यूसली बेचा था। नवंबर में 30,000 करोड़ अनिल जी FIs का है नवंबर में। इसमें से 13,000 करोड़ इक्विटी कैश में गया है, 1700 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर लिए हैं और मात्र 2,000 करोड़ गया है स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग में। तो अनिल जी, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड को देख के अनिल जी दूसरे लोग भी आ रहे हैं, FIs भी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप इस समय अनिल जी चार्टिस्ट या ये जो डेरिवेटिव वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि भैया घबराहट है, मार्केट टॉपिंग आउट है। बट जो आदमी अनिल जी पैसा लगाता है उससे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। आप देखें ना, जब आप ITC को बोल रहे थे तो खरीदने वाले, अब डाटा निकलता है ना कि ITC को खरीद रहे थे और ट्रोल करने वाले ट्रोल कर रहे थे। तो अनिल जी, पैसा आप FIs भी लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड के साथ, तो पार्टी तो अभी शुरू हुई है। नो हो, आप बोल रहे पैसा लगाने वाले से इंटेलिजेंट कोई नहीं, और हमारे आशु सर तो कह रहे हैं कि ये बड़े सुस्त, आलसी, लेजी आदमी है। किसकी मानूं मैं, बताओ? कुणाल जी फैसला कीजिए। एक में बंसल जी, एक मिनट रुकिए। कुणाल जी आपके भी मित्र है, आशु जी की मित्र है, फैसला करने का काम कुणाल जी पे सौंपा जाए। आप दोनों ही मुसीबत में क्यों फंसे? ये भी तो फंसने चाहिए इतना मुश्किल फैसला देने के लिए। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो इसका एक बहुत ही सीधा जवाब देता हूं। अनिल जी देखिए, जो रिटेल निवेशक है अनिल जी, वो बड़ी देर से आया अनिल जी शेयर बाजार में, लेकिन अब वो
हमेशा के लिए आ गया है और उनकी जनसंख्या अनिल जी बढ़ती चली जाएगी। और मैं तो अनिल जी इस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब भारत के निवेशक विदेशों में निवेश करने लगेंगे। और जैसा अभी हम FIIs को अनिल जी ऐसे रेड कारपेट वेलकम देते हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स को जब US मार्केट में रेड कारपेट वेलकम मिलेगा अनिल जी, उस दिन की राह देख रहा हूं। तो अभी तो ये बहुत लंबी यात्रा है और अनिल जी मैं पूरी तरह सहमत हूं कि जो पैसा लगाता है अनिल जी सोच कर ठोक बजा करके लगाता है। और इतिहास गवाह है कि जिसने भारत के बाजार के डिप्स को बाय किया है उसने पैसा कमाया। डिप्स पर अगर आपने बाय किया तो पैसा कमाया है, ये सर्टेनिटी है इस बाजार में। यूको बैंक सर्किट पर अभी सुमित जी से इस पर बात कर रही थी, 15% ऊपर था। लगभग 42 लाख शेयर्स के सौदे आपको होते हुए दिख रहे हैं। यूको बैंक पर रखिए नजर, बड़ा एक्शन इस पर बन रहा है। बड़ा एक्शन बैंक निफ्टी पर बन रहा है, पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ 70-80 पॉइंट ही नीचे बचा है बैंक निफ्टी। डेज हाई पर बैंक निफ्टी आपको ट्रेड कर रहा है। सारे मिड कैप और लार्जली मिड कैप PSU बैंक्स ज्यादा रैली कर रहे हैं, तो इसलिए बैंक निफ्टी की वेटेज पर इंपैक्ट नहीं हो रहा है आपको। ज्यादातर तो काउंटर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी नहीं है बैंक निफ्टी के, बट बैंक्स में कुछ ना कुछ चल रहा है अक्रॉस द बोर्ड और उसका एक्शन स्क्रीन पर रिकवरी हो रहा है। निचले स्तर से 150 पॉइंट्स की रिकवरी है बैंक निफ्टी में। सही वक्त है स्वागत करने का जय ठक्कर का कैश का ऑप्शन। अभी 42 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं, सुबह 76 लाख शेयर्स के सौदे भी होते हुए दिखे। तो यूको बैंक डेफिनेटली एक्टिवली बाजार के रेडार पर है। जय, रिकवरी आ रही है थोड़ी बैंक निफ्टी में, बाजार भी थोड़ा रिकवरी के मूड में दिख रहा है। बताएं क्या है कैश का ऑप्शन? जय, आपसे ही सवाल है, जरा देखें क्या व्यू है। आई थिंक थोड़ा ऑडियो में इशू आ रहा था। बताएं जय, गुड आफ्टरनून। ओके, थोड़ा जय के साथ ऑडियो इशू आ रहा है, रिकनेक्ट करते हैं जय को, कोई बात नहीं। तब तक बैन से बेनिफिट 7 स्टॉक्स हैं बैन में, यही हफ्ते होने वाली एक्सपायरी, क्या होंगे बदलाव, आइए जानते हैं आशीष के साथ। साथ हैं आशीष, काफी है सर। कल साथ नहीं मिलेंगे आपको, ढेर सारे करने के लिए तैयार हो, एक्सपायरी वाला हफ्ता है। अपडेट्स देता हूँ सर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये थोड़ा सा जिद्दी स्टॉक है, 81% है, अभी तक 80% से नीचे नहीं है, काफ़ी देर से देख भी रहा हूँ, पोजीशंस भी घट नहीं रही, तो इसका थोड़ा सा डाउटफुल है। बाकी आप सन टीवी देखिए 80.9 हो गई है, थोड़ी सी उम्मीद है कि स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। डेल्टा कॉप 79.3 80% से नीचे है, BHEL करीब 79% है और बलरामपुर चीनी 77% है। यानी 7 में से 4 स्टॉक तो ऐसे जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बैन से बाहर आने की। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इसको आप वॉच करके रख सकते हैं, 81.24% है। लेकिन सर इतने निकल रहे हैं तो एंट्री भी होगी। एस्कॉट्स आज वायदा बाजार का बड़ा मूवर है, यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी से पोजीशंस बढ़ी हैं, अभी भी देखें तो लगातार बढ़ती जा रही है। 122% होगी अगर मैं राउंड फिगर आपको बताऊं तो, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। एस्कॉट्स ने तो पक्का कर लिया कि बैन में एंट्री लेगा। बाकी GNFC और PNB ये 2 स्टॉक ऐसे जो बैन में बने रहेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। तो आई बुल हाउसिंग फाइनेंस बॉर्डर पर है और PNB और GNFC तो बना रहेगा, ये तो इतना नीचे आने वाला नहीं। तो निकलने वाला कौन कौन सा हो गया अभी आपका? सर सन टीवी 80.9 है, ये भी 80% से नीचे नहीं है, लेकिन सन टीवी और आई बुल तो बराबर ही माने जाएंगे ना, ऑलमोस्ट 81। डेल्टा निकल जाएगा, डेल्टा निकल जाएगा। तो आज होगी ना शॉर्ट कवरिंग 3% डेल्टा में, 3% मूव आई और कल फिर से 228 से 232, फिर बाद में देखेंगे वहां से। फिर आशु जी के ऊपर डिपेंड करता है रेंज में चलेगा या नहीं चलेगा। आशु जी अभी तो बैन में, कल बाहर निकलेगा डेल्टा 222 223 पर डिलीवरी खरीदना चाहेंगे आप? अनिल जी मैं इस बार नोटिस कर रहा था अनिल जी, दूसरी या तीसरी बार बैन में गया है, ओवरबॉट भी होता है, सब लोगों की कॉल्स भी आती है, करेक्ट भी होता है। अनिल जी नीचे कहाँ जा रहा है? अनिल जी इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। मतलब बार बार मैं आजकल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब तक निकल नहीं जाता, क्योंकि वही 230 जाता है, फिर सबके अनिल जी वो जो नॉन इंटेलिजेंट या लेजी मनी बोल दिया, जो इंटेलिजेंट मनी के राडार पे आ जाता है, चार्ट्स पे, वहां पे सबको 230 पे दिखने लग जाता है, फिर वहां से रुक जाता है। तो अनिल जी मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार चार्ट्स वालों को कि इस बार इसको छोड़ दें, इसका पीछा इसको चलने दें। और अनिल जी एक बार ये निकलेगा तो आप 250 से 260 का टारगेट है जहां पे इसको पहला पड़ाव जाके करना चाहिए। और अनिल जी इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। मतलब आप स्ट्रेंथ देखिए, नीचे जाने को तैयार नहीं है। वैसे मैंने चेक किया बहुत सारे चार्ट वालों से, मैंने इंडिविजुअली फोन कर करके भी पूछा,
मैंने कहा पीछा छोड़ दो डेल्टा का, तुम लोगों के चक्कर में डेल्टा दे रहे हैं। उन्होंने बोला हम छोड़ तो दें, छोड़ने में हर्ज भी नहीं है। बोला हम एक स्टॉक का पीछा छोड़ सकते हैं अगर आशु जी बाकी सारे चार्टेस का पीछा छोड़ दें। ये कंडीशन रखिए, कंडीशन अप्लाई। जी नहीं अनिल जी, फिर डेल्टा में लगे रहे। अनिल जी फिर डेल्टा में लगे रहे। ये नहीं छोड़ेंगे। आशीष जी सुधरेंगे नहीं, बाकी सबको सुधारना है। वेरी गुड, ओके। आइए अब करते हैं 3-20 की स्ट्रेटेजी। लेते हैं अनिल जी की स्ट्रेटेजी। सर कोई बदलाव नहीं है सिचुएशन में। 100 पॉइंट नीचे लास्ट टाइम भी थे, 100 पॉइंट नीचे अभी भी डाउ फ्यूचर्स हैं। थोड़ा नैस्डैक फ्यूचर्स और फिसले हैं। यूरोप के बाजार भी थोड़ा कमजोरी दिखा रहे हैं। रुपया 17 पैसे कमजोर है, थोड़ी देर पहले 9 पैसे कमजोर था। तो बड़ा बदलाव तो नहीं आया है। हाँ, रिकवरी जरूर बैंक निफ्टी ने दिखाई है। क्या बैंक निफ्टी ठीक है दीप, अभी तक कहीं किसी तरीके से खराब नहीं है। हल्का सा नरम जरूर है। बैंक निफ्टी अब भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को होल्ड कर रहा है। 42,300 के ऊपर की क्लोजिंग किसी भी लिहाज से खराब नहीं है। सो अगर बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है रखें, 42,000 का पुट ऑप्शन खरीद लें तो उससे होगा ये आपके लिए कि भाई ठीक है, आपकी कम से कम रिस्क कम है। अगर कोई गलती से गैप से खुले तो आप 42,000 का पुट रख सकते हैं अपने पास। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, 18,300 के नीचे की क्लोजिंग जो मिल रही है वो कमज़ोर है। तो अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस ट्रिगर करना चाहिए। थोड़े से आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो अब भी होल्ड कर सकते हैं जब तक 18,000 के ऊपर है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस आज ट्रिगर होता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। रहा सवाल नई पोजीशन का, जी नहीं, आजकल तो SGX निफ्टी पे भी भरोसा नहीं रहा, तो इसलिए नई पोजीशन नहीं बनाई जाएगी। नई पोजीशन कल की कल देखी जाएगी। अभी कुछ नहीं ना, हेज कर लें और जाए अगर कैरी फॉरवर्ड कर। बिल्कुल अंडरस्टूड सर। आइए कुछ कॉल्स हैं। जय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोबारा, उससे पहले एक वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, टाटा स्टील में एसटीबीटी करके जाना चाहिए। मुझे लगता है ये 100 टेस्ट करेगा। अभी 104.5 के आसपास है, 104 रुपये 50 पैसे 40 पैसा है। एक 1.5 रुपये की रिस्क होगी। 106 के निकल क्रॉस करता है तो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो 1.5 रुपये यहाँ से ऊपर रिस्क होगी और 100 का टारगेट होगा, जो मुझे लगता है कल के दिन में आपको 100 के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। किरण जी ने खरीदवाया था 105 का पुट और वागले साहब बिकवा रहे हैं फ्यूचर्स 100 रुपए के टारगेट के लिए। टाटा स्टील कमजोर हो रहा है, 3.5% ऊपर था हाई में, अब आपको करीब 1.5%। किरण जी को बधाई देनी चाहिए। बिल्कुल, निफ्टी बैंक का कॉल ऑप्शन बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया रहा। 42,300 का कॉल ऑप्शन जो आपने 42,400 का 195 पर खरीदारी करने की राय दी थी 300-350 के टारगेट के लिए। किरण जी कहाँ तक पहुंचा है? बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कॉल। और जहां आपने कहा था तब 42,310-315 स्पॉट लेवल चल रहा था, वहां से 42,370, यानी कि करीबन 60-70 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में आई। बताएं सर। अनिल जी, कॉल में 203-205 का अभी रेट चल रहा है। मेरा मानना है कि अभी कोई ज्यादा बढ़त नहीं देखने को मिली, पर मेरा मानना है कि जो चार्ट पैटर्न है, जो जैसे ब्रेकआउट हुआ है, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है और पूरी मंदी दिन भर की जो ट्रैप होती नजर आ रही है, मेरा मानना है कि मेरे जो टारगेट्स है 300, 300-350 के, वो कल दोपहर तक देखने को मिल जाने चाहिए। अनिल जी, ये है आपके लिए निफ्टी बैंक। और साथ ही नजर रखिए जहां पर अच्छी मूव्स पर आ रही है। टाटा स्टील गिरावट के लिए हो रहा है तैयार। आइए जय ठक्कर कैश का ऑप्शन। बताएं जय। ऑप्शन खरीदने की सलाह दी गई थी करीब 92-93 के आसपास। उसके बाद 109 तक का मूव भी हमें देखने मिला एंड देन तो मार्केट साइडवेज ही है। कुछ पूरा दिन हुआ नहीं, बट यस थोड़ा बहुत मूव हमें पुट ऑप्शंस में देखने मिला। जिन्हें बने रहना उसमें बने रहे। द रिस्क सीकर्स कैन कंटिन्यू बीइंग इनटू इट विद द स्टॉप लॉस रिकमेंडेड, क्योंकि कुछ बड़ा मूव तो ऐसे भी आया नहीं देयर आफ्टर। इंडेक्स पर भी व्यू मेरा नेगेटिव है दीप। अगर जब तक हमें 18,300, 250-300 के ऊपर एक क्लासिक मूव देखने नहीं मिलता है, हमें सिग्निफिकेंट मूव देखने नहीं मिलता, तब तक आई थिंक साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा विद 18,300 एंड 18,000। बैंक निफ्टी डेफिनेटली हैज बीन रेजिलिएंट, उसमें एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। एंड PSU बैंक्स, कौन से PSU बैंक मिस हुए दीप? एक भी मिस नहीं हुआ। वही मैं कह रहा था कि हर एक में मूव देखने मिला, हर एक कवर किया है मैंने या तो सभी पैनलिस्ट ने। सो फॉर्चुनेटली वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द PSU बैंक्स और उस पर रैली देखने मिली है।
बट एज ऑफ नाउ टू व्हीलर्स में मेरा नेगेटिव व्यू है एंड टीवीएस मोटर्स का एट द मनी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 1050 का स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो भी ट्रेड कर रहा है 11 रुपए 35 पैसे पर 11.35 पर 1050 का स्ट्राइक का पुट ऑप्शन टीवीएस मोटर्स का चल रहा है, इसको खरीद कर चले। यहाँ पे फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं, यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दीप, दैट वुड बी एट 6.30, 6 रुपए 30 पैसे पे आप एक स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट दीप जो ऊपर में यहाँ पे निकल कर आ रहे दैट इज 18 एंड 22, 18 और 22, ये दो लेवल्स के लिए, ये दो टारगेट्स के लिए आप इसका एकदम स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि टीवीएस मोटर्स में आज एक 50 डेमा के नीचे ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, एंड साथ ही साथ इंडिकेटर्स में भी क्लियर सेल क्रॉस ओवर है और शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ है। दैट ऑल द टेक्निकल एंड डेरिवेटिव पैरामीटर्स यहाँ पे एक नेगेटिव बायस के साथ स्टॉक ट्रेड करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। टीवीएस मोटर्स का पुट ऑप्शन खरीदे 1050 का 11 रुपये 25 पैसे में मिल रहा है, 6.30 का स्टॉप लॉस और 18 और 22 के टारगेट। इस बीच बैंक निफ्टी के स्पॉट और फ्यूचर्स के दोनों का लेवल एक साथ में लेके आना चाहता हूँ दीप। देखिए मजे की बात जी, पूरी प्रीमियम गायब हो गई। बैंक निफ्टी में कल जो प्रीमियम थी करीबन 68 पॉइंट की, जीरो, अभी स्पॉट लेवल 42,375 के आसपास का है और सेम देखिए। तो यानी कि आप स्पॉट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी घटा हुआ है 60 पॉइंट, फ्यूचर्स में देखेंगे तो 130 पॉइंट घटा हुआ है। एग्जैक्टली। यानी कि आज लॉन्ग अनवाइंडिंग कितनी जबरदस्त होती हुई दिखी। तो आज ट्रेडर्स हल्के हो गए, बैंक निफ्टी में नहीं घटने के बावजूद ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन काफी कम कर ली। ये एक्सपायरी से पहले के लिए एक इंडिकेशन दे रहा है। अच्छा है, हल्का अच्छा है, मार्केट हल्का हो रहा है। जो कमजोर ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं और निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, क्योंकि जहां कम नुकसान है या जहां भाव के आसपास जहां प्रॉफिट है वो ज्यादा कम कर रहे हैं। ठीक है सर, चलिए रेडार पर रखिएगा। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और अनइवेंटफुल ट्रेडिंग सेशन रहा है, सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक मूव दिखी। निफ्टी में सिर्फ 10-12 स्टॉक्स ही हैं जो आपको गेंस के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं। बीपीसीएल में 2% की तेजी, भारतीय एयरटेल एक्शन में था, एक्सिस बैंक जिसके बारे में आशु सर बात कर रहे थे, बढ़िया एक्शन इसमें दिखा है। इंडसइंड बैंक, एचयूएल, ब्रिटानिया जो सुबह भी आपको मूव दिखा रहा था, सिमी जी की तरफ से राय भी थी, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, मारुति यहाँ पर आपने मूव देखी। आईसीआईसीआई बैंक भी हल्का पॉजिटिव ही बंद हुआ, बट उसके सामने ओएनजीसी वैसे आपको 6.5 रुपये नीचे दिखेगा, बट इसमें 6.25 रुपये का डिविडेंड एडजस्टमेंट था, तो वो निकाल दें तो एकदम फ्लैट बंद हो रहा है ओएनजीसी। हिंडाल्को ऑफकोर्स 2% फिसला है। टाटा स्टील टॉप गेनर से फिर गिरावट में आया, जेएसडब्ल्यू स्टील में कमजोरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस दोनों दिग्गजों से दबाव बना। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर आपने एक्शन देखा। टाटा मोटर्स सुबह अच्छा खुला था, बट उसके बाद ये भी फिसला है। ऑफकोर्स रेड्डीज को सेंसेक्स में रिप्लेस करेगा टाटा मोटर्स। एचडीएफसी बैंक से सहारा नहीं था, 1% नीचे था, हालांकि बाकी कुछ बैंक्स में आपने अच्छी मूव जरूर देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, 7.5% ऊपर था एस्कॉर्ट्स को बोटा। ओवर द वीकेंड इनकी एनालिस्ट मीट थी जो बाजार को बहुत पसंद आई है। आईईएक्स बायबैक के लिए हो रहा है तैयार, यहाँ पर आपको 5% की मूव दिखी। पीएनबी बैन में आया बट 4% ऊपर रहा। जीएनएफसी बैन में है बट अच्छा एक्शन इसमें। आरती इंडस्ट्रीज, दीपक फर्टिलाइजर दोनों में मूव। डेल्टा कॉप कल शायद बैन से बाहर आ जाए, 2.5% ऊपर। अपोलो टायर्स, डॉक्टर लाल, टाटा केमिकल्स, बीएचईएल एक और बैन वाला स्टॉक पॉजिटिव रहा। हैवेल्स, कैनरा बैंक, चंबल फर्टिलाइजर, सेल, आईओसी, पीवीआर और एचएएल यहाँ पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है, बट गिरावट थी जुबलेंट फूड में, बंधन बैंक, टीवीएस मोटर्स जिस पर अभी बात चल रही थी, बिरला सॉफ्ट, माइंडट्री, एलएनटी, इन्फोटेक सुबह से ही कमजोर। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स को भी ऐड कर दी, तो मिड कैप आईटी के लिए आज अच्छा दिन नहीं था। कमिंस में आपने दबाव देखा, दबाव आपने बनते हुए देखा डीएलएफ के चार्ट पर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज कमजोर था। मैक्स फाइनेंशियल, जी एंटरटेनमेंट, एम्फेसिस, एसआरएफ, जाइडस, जीएसपीएल और ऑरो फार्मा यहाँ पर भी गिरावट दिखी है। बाजार के 2 डेब्यूटेंट्स और सुस्त डेब्यू के बाद अच्छी खरीदारी आपने देखी कुछ काउंटर्स पर। अच्छी लिस्टिंग हुई आर्कियन केमिकल्स की और उसके बाद ऊपर ही गया 5 स्टार। यहाँ पर सुस्त लिस्टिंग के बाद आप 3% ऊपर ये काउंटर बंद हुए। तो 2 नई लिस्टिंग्स थी आज और दोनों में आपने एक्शन तो अच्छा ही देखा, क्योंकि अच्छी गेंस होल्ड करी आर्कियन ने और नीचे की लिस्टिंग के बाद ऊपर आया 5 स्टार भी आपके लिए। तो इन पर भी रखिएगा नज़र कल के ट्रेडिंग सेशन में। 150 पॉइंट नीचे अनिल जी, एकदम 18,150 जो आप सपोर्ट लेवल की बात कर रहे थे बिल्कुल वहीं पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स एंड में रिकवर होकर 100 पॉइंट नीचे ही बंद है 42,330 के लेवल पर सर। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग जो 18,150 के ऊपर की ही मिलेगी और बैंक निफ्टी पर 42,350 के आसपास की मिलेगी, ये आप कह सकते हैं। आइए तब तक इंतजार करें आज शाम की प्रोग्रामिंग का। फेक रिव्यू के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई है। सरकार ने इसे लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी की है जो कि 25 नवंबर से इफेक्टिव मानी जाएगी। सरकार ने फेक रिव्यू को
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया, यानी कि ये सही तरीका नहीं है बिजनेस करने का, और साफ किया कि अगर किसी तरह की कोई लापरवाही पाई गई, कोताही पाई गई तो कंपनी पर होगी सख्त कार्रवाई। शाम 6 बजे यही आयोजन है। समझेंगे फेक रिव्यू पर लगाम लगाने की सरकार की कोशिश कितनी कारगर साबित होगी। फेक रेटिंग भारी पड़ेगी सेटिंग। वाह, यह है हमारा शाम का शो, और इस शो में हमारा साथ देंगे बिजोन मिश्रा साहब, जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट है, सुधीर मेहरा साहब, सचिव AIOVA, यह है ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन, और अरुण दाधीच साहब हैं जो COO है mywholestore.com के। ये भी अपना पक्ष रखेंगे शाम 6 बजे यानी कि 5:56 पर। फेक रेटिंग भारी पड़ेगी सेटिंग। आज बात करेंगे टारगेट मैच्योरिटी फंड की, जहां आपको ऊंची ब्याज दरों में पैसे लॉक इन करने का मिलता है मौका। जहां एक तरफ टारगेट मैच्योरिटी फंड का निवेश सरकारी सिक्योरिटीज के हाई क्वालिटी पेपर में होता है, वहीं फंड में कम जोखिम में हाई लिक्विडिटी का भी फायदा मिलता है। जानेंगे उचित ब्याज दरों में टारगेट मैच्योरिटी फंड की खासियत, और जानेंगे कब आ सकती है भारत बॉन्ड ETF की चौथी किश्त। शाम 6:30 बजे टारगेट मैच्योरिटी फंड, कम जोखिम बेहतर रिटर्न। हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान, राधिका गुप्ता जी MD CEO एडलवाइज म्यूचुअल फंड के, और फिरोज अजीज साहब डेप्यूटी CEO आनंद राठी वेल्थ के। इनसे करेंगे हम चर्चा और मुलाकात। रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री। 2023 के आम बजट की तैयारियां हो चुकी है शुरू, और पहले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज से जुड़े स्टेक होल्डर्स के साथ की मुलाकात। इसी के साथ जी बिजनेस पर भी आज से बजट का विश्लेषण शुरू होगा। जानेंगे कि इस प्री बजट मीटिंग में किन मुद्दों पर बातचीत हुई, साथ ही करेंगे विश्लेषण की सरकार के सामने कौन सी चुनौतियां हैं जो बजट को लेकर है। देखें, बजट की घड़ी चल पड़ी। यह है हमारी आज की कवर स्टोरी। नंबर 2, छटनी का दौर लगातार जारी है। मेटा, ट्विटर, अमेजोन के बाद अब जोमेटो भी छटनी की घोषणा कर चुका है। ये कंपनियां पहले ही भारी मात्रा में वर्कफोर्स जोड़ती है, और लोग जब इन कंपनियों से जुड़ जाते हैं, मुनाफा होता नहीं है तो छटनी करने पर आ जाते हैं। घाटे का वास्ता, छटनी ही रास्ता। यह है आज की दूसरी कवर स्टोरी। हम जानेंगे क्या वजह है कि हायर और फायर की स्ट्रेटेजी अपनाने वाली ये कंपनियां इस तरह क्यों करती हैं, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़। बात तो सही है। तो ये है आज की हमारी विशेष पूरी की पूरी एक्शन वाली इवनिंग बुलेटिन। आइए बढ़ते आगे, और विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर साहब, सुमित जी का धन्यवाद देंगे हम वागले साहब को भी, और साथ ही किरण जी, सचिन जी और आशु मदान सर, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय देने के लिए, क्लोजिंग शो में साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाज़त देने का वक्त है।